नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है 8 और समय है 9 CHO एग्जाम स्पेशल सेशन का। आज के CHO एग्जाम स्पेशल सेशन में क्या रहने वाला है खास, आज के सेशन में कौन कौन से वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम डील करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। छोटी कोशिश, याद रखें दोस्तों, छोटी कोशिश जो है बड़ी सफलता का कारक बनती है। तो हमारी ये छोटी छोटी जो कोशिश है, रोज की जो कोशिश है, हर दिन की जो मेहनत है, वो एक दिन बड़ी सफलता हमें देके जाएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और इसी शानदार विश्वास के साथ में आज के शानदार दिन की करते हैं शुरुआत। और आज का दिन आप सभी का मंगलमय हो, बढ़िया हो, अच्छा हो। तो इसका शुरुआत अगर एक शानदार सेशन से हो जाए, एग्जाम स्पेशल सेशन, उन तमाम क्वेश्चन से हो जाए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली जो है एक अच्छी दिन की शुरुआत हो सकती है। अच्छा, सेशन को शुरू करने से पहले CHO एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम उन कैंडिडेट के लिए एक इन्फॉर्मेशन से मैं शुरुआत करता हूं कि 15 दिसंबर, प्यारे दोस्तों, 15 दिसंबर से CHO का नया ऑफलाइन बैच जो है वो उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज पे स्टार्ट हो रहा है। हमारा एक बैच ऑलरेडी CHO का रन है, जिसको 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, कंटिन्यू बैच है। और एक नया बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आज ही आए, अपने आप को रजिस्टर्ड करें और ऑफलाइन बैच से जुड़ें, ताकि आपको जो है इनिशियल जो फायदा है किसी कैंडिडेट के बैच में जल्दी जुड़ने का, वो आपको मिल सके। जो हमारे पहले 200 स्टूडेंट होते हैं, उसके ऊपर कुछ फीस में भी कंसेशन रहता है, तो आप जुड़ सकते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर देते हैं एक शानदार सेशन की। और सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों लास्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन से रहने वाला है। और हमने कल जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो ये था कि इनमें से कौन सा मृत्यु के बाद होता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? पहला लिखा हुआ है एपनिया, दूसरा है कार्डियक अरेस्ट, तीसरा है हाइपोटोनिया और चौथा है राइगर मोर्टिस। ये हमने कल आपसे पूछा था प्यारे दोस्तों, मृत्यु के बाद में क्या होता है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, आपको जवाब देना है कि मृत्यु के बाद में क्या होता है। पहला है एपनिया। प्यारे दोस्तों, मृत्यु के बाद पूछा है, तो एपनिया का मतलब तो होता है सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, सांस जो है ना उसका सीज हो जाना। कल हमने अलग अलग टर्मिनोलॉजी आपको बताई थी, एपनिया, यूपनिया, टेकिपनिया, ब्रेडिपनिया, डिस्कनिया, ये सब सांस से संबंधित टर्मिनोलॉजी है, अबनॉर्मल रेस्पिरेशन से संबंधित बात है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया प्यारे दोस्तों वो एपनिया है। एपनिया का मतलब है सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, उस न्यूबॉर्न बेबी के अंदर बर्थ के समय इनिशियल लाइफ में 20 सेकंड से कम समय का एक एपनिया रहता है ना। 20 सेकंड से कम समय का, इसको हम बोलते हैं बच्चा सांस लेना भूल गया। बेसिकली भूल नहीं गया, वो सांस लेना सीख रहा है, उल्टा बोलते हैं हम। कोई भी बच्चा पैदा होता ना, तो मदर के वूम में तो उसने सांस कभी ली नहीं। पैदा होने के बाद में बच्चा जब फर्स्ट क्राई करता है, तो फर्स्ट क्राई के साथ में पहला रेस्पिरेशन लेता है। एग्जाम में ये भी सवाल पूछा हुआ है कि बच्चे की क्राई जो है उसको हम क्या सोचेंगे। क्राई का मतलब यह है रेस्पिरेशन। बच्चे ने क्राई किया मतलब सांस शुरू हुई उसकी, तो फर्स्ट क्राई के साथ में फर्स्ट ब्रेथ लेता है बच्चा। और इन बच्चे में सांस लेने की शुरुआत हुई है, तो कभी कभी बीच बीच में ये सांस लेना भूल जाता है, क्योंकि ये सांस लेना सीख रहा है। तो सीख रहा है तो रेस्पिरेशन में बीच बीच में सीजेशन आ जाता है, उसको एपनिया कहते हैं। और वो 20 सेकंड से कम का एक समय आता है, ठीक है। नाउ एक है प्यारा दोस्तों कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि ड्यू टू द सडन इंसिडेंस, मरीज का हार्ट अचानक से अरेस्ट हो जाता है एंड ही इज अनेबल टू डू एनी कार्डियक एक्टिविटी, उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। मोस्ट कॉमन, इस दुनिया में डेथ का सबसे बड़ा कारण कार्डियक अरेस्ट ही है। और हाइपोटोनिया का मतलब मसल से संबंधित, डिक्रीज हो जाती है मसल टोन, मसल की टोन कम हो जाती है या एटोनिया हो जाता है, ऐसा फ्लैसिड पैरालिसिस में देखने को मिलता है।
फ्लैसिड पैरालिसिस जो है वो स्ट्रोक वाले मरीज में होता है। कौन से मरीज में? स्ट्रोक का जो मरीज होता है उसमें फ्लैसिड पैरालिसिस और हाइपोटोनिक मसल वहां पे देखने को मिलती है। सो प्यारे दोस्तों, ये जो तीन चीजें हैं, ये तीनों तो यहाँ पे मृत्यु के बाद नहीं होते हैं। तो मृत्यु के बाद क्या होता है? तो यहाँ पे एक टर्म है राइगर मोर्टिस। व्हाट इज राइगर मोर्टिस और व्हाट इज द स्टेजेज आफ्टर डेथ? डेथ के बाद में 3 स्टेजेज होती है जिनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। क्या आप ये बता सकते हैं जितने भी लोगों ने राइगर मोर्टिस जवाब दिया है, ये स्टेज कौन सी स्टेज है? स्टेज 1 है, स्टेज 2 है डेथ की, या स्टेज 3 है? डेथ की कौन सी स्टेज है? सभी लोग जवाब लिखे हैं। ये स्टेज होती है डेथ की, ध्यान रखना, PALR। ये जो P है ये स्टेज 1 है, ये P स्टेज 1 है, ये A और L जो है वो स्टेज 2 है, स्टेज 2 है, और ये R जो है ना वो स्टेज 3 है। प्यारे दोस्तों, कौन सी स्टेज है? स्टेज 3। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने ठीक जवाब लिखा है। ये जो R है वो स्टेज 3 है। ये जो P है इसको बोलते हैं पेलर, एल्गर, लाइवर और राइगर। ये 4 स्टेज होती है। P का मतलब है पेलर, A का मतलब है एल्गर, L का मतलब है लाइवर और R का मतलब है राइगर। अब कई लोग सोच रहे हैं 4 है तो ये चौथी होगी। चौथी नहीं है, क्योंकि दोनों जो है वो स्टेज 2 का पार्ट हो जाती है। कैसे? समझिएगा कि जब भी किसी की डेथ होती है, जब भी किसी की मृत्यु होती है, इस चार्ट से आपको समझना बहुत अच्छा मजा आएगा। जब भी किसी की डेथ होती है, डेथ होने के बाद में जो पहली स्टेज होती है प्यारे दोस्तों, उसको बोलते हैं पेलर मोर्टिस, और ये 15 से 20 मिनट में शुरू हो जाती है, जिसमें मरीज का जो फेस है वो एकदम पेल हो जाता है, पेल। इसको बोलते हैं पेलर मोर्टिस। तो जो पहली स्टेज होती है डेथ होने के बाद में, उस स्टेज को हमने यहाँ पे नाम दिया P से, और इस P का मतलब होता है पेलर मोर्टिस। ये P जो रहता है इसको हम क्या नाम देते हैं? पेलर मोर्टिस। उसके बाद में क्या होगा? ये जो पर्सन है इसका जितना भी ब्लड है, वो ब्लड जो डिपेंडेंट एरिया, जैसे मरीज ने इधर करवट लेके सोया तो सारा जो ब्लड है वो इधर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, इधर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, और इसके बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लग जाता है डेथ के बाद में। तो जो सारा ब्लड एक साइड में इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्यारे दोस्तों, और वो है आपका एल्गर मोर्टिस। क्या बोलते हैं इसको? एल्गर मोर्टिस। एल्गर मोर्टिस का मतलब होता है कि जिस तरफ डिपेंडेंट पोजीशन है उधर सारा ब्लड का इकट्ठा हो जाना। और उसके बाद में होएगा लाइवर मोर्टिस। लाइवर मोर्टिस का मतलब होता है टेम्परेचर जो है उसका कम हो जाना। ये लाइवर मोर्टिस का मतलब है टेम्परेचर कम हो जाना, जो 30 मिनट के बाद में, 30 मिनट के बाद से लेके 4 घंटे तक होता है, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और लास्ट जो स्टेज है उसको बोलते हैं राइगर मोर्टिस, जो 1 से 6 घंटे बाद में इसकी ऑनसेट होती है, और 12 से 36 घंटे में ये गायब हो जाता है। और इस राइगर मोर्टिस के अंदर स्किन या बॉडी जो होती है वो स्टिप हो जाती है। राइगर मोर्टिस का मतलब होता है बॉडी का क्या हो जाना? स्टिप हो जाना। तो यहाँ पे पेलर मोर्टिस जो है इसका मतलब होता है बॉडी का पेल हो जाना, यहाँ पे ब्लू कलर हो जाना, यहाँ पे हो गया आपका टेम्परेचर से संबंधित है, टेम्परेचर का कम हो जाना, और इस राइगर मोर्टिस का मतलब होता है बॉडी का क्या हो जाना? स्टिप हो जाना। आपको इन अलग अलग स्टेज से एक सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो पेलर का मतलब है पेल हो जाना, एल्गर वहाँ पे कलरेशन का चेंज हो जाना, कलर बदल जाना। लाइवर का मतलब हो गया टेम्परेचर का कम होके स्किन का कूल हो जाना, और राइगर का मतलब हो गया कि बॉडी का स्किन कैसा हो जाएगा? स्टिप हो जाएगा वहां पे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे इसका संबंध किससे है? स्टिफनेस से है। राइगर इज रिलेटेड टू द स्टिफ बॉडी। राइगर इज रिलेटेड टू द स्टिफ बॉडी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, यह है आपका टेम्परेचर का कम हो जाना। बिल्कुल, टेम्परेचर जो है उसका डिक्रीज हो जाना, और स्किन का कलर बदल जाना। कलर है ना, कलर में ब्लू कलर हो जाता है, इस तरीके का डिस्कलरेशन हो जाता है। तो ये अलग अलग स्टेप वहां पे चलते हैं, पेलर, एल्गर, लाइवर और राइगर। यहाँ पे वर्ड राइगर से संबंधित था, और ये जो राइगर वर्ड है ये राइगर मोर्टिस लास्ट स्टेज में होता है, और इसका मतलब है स्टिफनेस ऑफ द स्किन। स्किन का बॉडी का क्या हो जाना? बेसिकली इनका क्या रीजन है, मतलब इनको हम इस तरीके का क्यों पढ़ते हैं? तो इसका एक कारण है कि
हम ये पता कर सके, कोई मरीज होता ना जिसमें हमें पता ही नहीं था मरीज की डेथ कब हुई, तो हम ये पता कर सकते हैं कि मरीज कितने समय पहले खत्म हुआ है। दैट डिपेंड ऑन टाइम, ये टाइम से संबंधित बात ही तो है। तो मरीज कब खत्म हुआ है, ये इसका डेथ का समय है, तो 5 मिनट हुआ है, 10 मिनट हुआ है, आधा घंटा हुआ है, 60 मिनट हुआ है, 6 घंटे हुए हैं। क्योंकि अगर 6 घंटे हो चुके हैं तो मरीज का बॉडी अकड़ जाएगा, और अगर मरीज को वहां पे टाइम जो है वहां पे 4 घंटे का हुआ है तो ये कलर चेंजेज होंगे, है कि नहीं है। टेम्परेचर कम होगा, शुरुआत में पेलरनेस आएगी, फिर हम बोलते हैं कि लाइवर में कलर चेंज हो जाएगा, एल्गर के अंदर टेम्परेचर कम हो जाएगा, एल्गर मोर्टिस में मरीज का जो कॉर्निया है उस कॉर्निया में क्लाउडिंग हो जाएगी, एक थिन फिल्म हो जाएगा। इस तरीके का चेंजेस जो है वो वहां पे देखने को मिलेगा, जो ये इंडिकेट करता है कि मरीज जो है उसकी बॉडी में डेथ का कितना समय हो चुका है उसकी बॉडी को। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। ब्लू कलर हो जाना लाइवर मोर्टिस, बिल्कुल। एलर मोर्टिस से टेम्परेचर से संबंधित, और पेलर का मतलब है पेलनेस आ जाना, और राइगर का मतलब है स्टिफनेस। चारों बातें अलग अलग है, आपको याद रख लेना। ड्यूरेशन का पता लगा सके, यही हमारा पर्पस था। तो ये तो था लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाँ सबसे पहले आई में चेंजेज आएंगे, लास्ट में ईयर में चेंजेज आएंगे। ईयर सबसे लास्ट सेंसेशन है जो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बताइए दोस्तों, सभी लोगों को जवाब लिखना है। हाँ, आईलिड का स्टिफनेस सबसे पहले होता है, कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया वो सबसे पहले स्टिफ होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है प्यारा दोस्तों, यहाँ पे है इनमें से कौन सी जांच में इको का प्रयोग होता है। 4 जांचें लिखी हुई है, कौन सी जांच में इको का प्रयोग होता है, सभी लोगों को लिखना है जोश के साथ में और एक संकल्प के साथ में। जिन्होंने अभी तक लाइक बटन प्रेस नहीं किया है, पूरे उत्साह के साथ में, याद रखना आपका जुनून ही आपको सफल बनाएगा, और जुनून विश्वास से आता है, और विश्वास खुद पे 100%। बी बिलीवर एंड बी अचीवर। अगर बिलीवर हो तो अचीव करोगे सब कुछ। इको याद रखना दोस्तों, पहला है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जो है, सीटी स्कैन आपने कई बार नाम सुना होगा, कई बार आपने पेशेंट का सीटी स्कैन करवाया भी होगा, दैट इज समथिंग लाइक दैट। सीटी स्कैन जो है ये एक्सरे का बड़ा भाई है। सीटी स्कैन जो है ये एक्सरे का बड़ा रूप है। एक्सरेज काम में ली जाती है और बॉडी के ऑर्गन का डीप स्टडी किया जाता है। यहाँ पे सीटी स्कैन में एक्सरे ही काम में लेते हैं, और डीप स्टडी अगर आपको क्या करना हो, मल्टीपल वहां पे इमेजेस चाहिए किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का, और मल्टीपल डायमेंशन के साथ में मल्टीपल इमेजेस चाहिए, तो आप क्या करवाओगे वहां पे, सीटी स्कैन करवाओगे। ये जो सीटी स्कैन है इसमें जो रेज है वो हमने बोला एक्सरेज काम में लेते हैं। सीटी स्कैन जो है इससे पहले प्रिपरेशन जरूरी है। आप जिस भी पार्ट का सीटी स्कैन कराते हो उस पार्ट का प्रिपरेशन, क्या प्रिपरेशन, कि वहां पे किसी भी तरीके का मरीज को ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए जिस एरिया का सीटी होगा, नहीं तो फोटो आ जाएगा। बाकी कोई खास प्रिपरेशन नहीं है। लेकिन अगर आप सीटी स्कैन में डाई यूज कर रहे हैं तो डाई की एलर्जी का हिस्ट्री जरूर चेक करें। तो सीटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे दोस्तों वो है कि आप डाई की हिस्ट्री, डाई की एलर्जी की हिस्ट्री चेक करें। क्या करें, एलर्जी की हिस्ट्री वहां पे जरूर चेक करें। डाई मटेरियल से एलर्जी है कि नहीं है उसका हिस्ट्री मरीज में जरूर चेक करें। ऐसा आपको सीटी स्कैन में ध्यान रखना है। बाकी और कोई अलग कंसेप्ट यहाँ पे है नहीं सीटी स्कैन को लेके। और अगर किसी मरीज को एलर्जी है तो उसको डाई मटेरियल डाल के सीटी नहीं हो सकता। डाई वाली सीटी को बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट सीटी। कौन सा बोलते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रास्ट सीटी। तो अगर किसी मरीज को डाई से एलर्जी है तो फिर उसमें कॉन्ट्रास्ट सीटी नहीं करा सकते। बाकी आप किसी भी मरीज में कोई भी सीटी कैरिड आउट करा सकते हो। तो नॉन कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्रास्ट 2 सीटी होते हैं। कॉन्ट्रास्ट सीटी आप नहीं करा सकते अगर डाई से मरीज को एलर्जी है, तो नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी किसी भी मरीज में करवा सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पे ये बातें जो है डाई से संबंधित रहती है। दूसरा ये जो है प्यारे दोस्तों इमेज, ये एमआरआई का है। सीटी स्कैन और एमआरआई जो मशीन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या देखिएगा, सीटी स्कैन मशीन जो है उसको आप देखेंगे तो ये थोड़ा अलग तरीके का लुक है इसका, और डेफिनेटली इसमें एक्सरेज काम में लेते हैं। ये जो एमआरआई मशीन है इस एमआरआई मशीन में मैग्नेटिक रेज काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं प्यारे दोस्तों, मैग्नेटिक रेज, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट किया जाता है।
और इस फील्ड के थ्रू यहाँ पे एमआरआई को हम कैरिड आउट कराएंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाएगा और एमआरआई को हम कैरिड आउट कराएंगे। ये जो एमआरआई है, इस एमआरआई के लिए प्रिपरेशन में डाई का कोई कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, मरीज की बॉडी पे कोई ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए, मरीज के बॉडी के अंदर कोई प्रोस्थेटिक सामान वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, पेसमेकर, कोई भी प्रोस्थेटिक डिवाइस जो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में लगाते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो ऑर्नामेंट्स जितने भी होते हैं, ऑर्नामेंट्स वो सारे के सारे क्या कर दो, रिमूव कर दो, ये ध्यान रखना है। और कोई भी अंदर पेसमेकर वगैरह, पेसमेकर हो गया, कोई प्रोस्थेटिक डिवाइस हो गया, प्रोस्थेटिक डिवाइस, कोई डेंटल जो है आपका प्रोस्थेसिस हो गया, इसका हिस्ट्री मरीज में जरूर लेना होता है। तो एक तो ऑर्नामेंट रिमूव कर दो अपर के सारे, और मरीज में हिस्ट्री ले लो, कोई पेसमेकर तो नहीं लगा हुआ है, कोई प्रोस्थेटिक डिवाइस तो नहीं लगा हुआ है, ये सब एमआरआई के अंदर आपको करना होता है। जो टेस्ट में हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिसके टेस्ट की बात कर रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक टेस्ट है और उस टेस्ट को हम क्या नाम देते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसके अंदर इको, क्या काम में लेते हैं, इको। तो इको जो है, इसमें एक ट्रांसड्यूसर होता है, ट्रांसड्यूसर। और ये ट्रांसड्यूसर क्या है, ये ट्रांसड्यूसर अंदर ऑर्गन के जो भी मूवमेंट है, जो भी साउंड है, उन साउंड को हर्ड करने का काम करता है। तो ये ट्रांसड्यूसर की मदद से हम सोनोग्राम यहाँ पे कैरिड आउट कराते हैं। इस टेस्ट को सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। इस टेस्ट का एक और नाम है क्या, अल्ट्रासोनोग्राफी। और यहाँ पे इको वेव्स की वजह से मरीज का असेसमेंट होता है और इंटरनल बॉडी का असेसमेंट करते हैं। नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है तीनों ही, चाहे सीटी हो, एमआरआई हो, ये हो, तो है तो नॉन इन्वेजिव। और यहाँ पे इको का, तो इस सवाल ने आपसे यही पूछा कि जो इको वाली कहानी है ना, कौन सी जांच में इको का प्रयोग करते हैं। तो सीटी, एमआरआई या एक्सरे में इको नहीं होता है। इको किस में होता है, सोनोग्राफी में। आपने एक वर्ड सुना होगा, इकोकार्डियोग्राफी। हार्ट का जो सोनोग्राफी करते हैं उसको इको कहते हैं। इको वर्ड जब भी यूज होता है, बेसिकली डॉपलर वर्ड जब भी यूज होता है, एक और वर्ड होता है इको के अलावा, क्या वर्ड होता है वो, डॉपलर। डॉपलर वर्ड बोल दो, इको वर्ड बोल दो, अल्ट्रासोनोग्राफी बोल दो, ये सभी वर्ड जो है वो एक ही वर्ड है और इनका मतलब ये है कि आप सोनोग्राम कर रहे हो वहाँ पे, और अल्ट्रासाउंड वेव जो है वहाँ पे यूज किया जाएगा। क्लियर है। और यूएसजी जो है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, सोनोग्राम वेव है, उसका हॉस्पिटल में बहुत सारे यूजेज है अलग अलग एस्पेक्ट पे। एक्सरे जो होता है, प्लेन एक्सरे, अगर आप सीटी स्कैन नहीं करो और पर्टिकुलर पार्ट का एक्सरे करो, तो ये रेडियोग्राम तो बहुत ही आसान काम है। जैसे मान लो किसी का हड्डी टूट गया हाथ का और आपको हड्डी का फोटो देखना है, तो सिंपल आदमी को लेटाओ, उसका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ये मशीन जो है, एक्सरे जनरेटर होता है, इस एक्सरे जनरेटर से सेंटर करके और हम एक्सरे डिटेक्टर जो नीचे की तरफ होता है, इसमें दो चीज़ें होती है, जो ऊपर से वेव डाली जाती है उसको तो एक्सरे जनरेटर कहते हैं, और नीचे की तरफ जो फिल्म डालते हैं, जिसके ऊपर ये डालेंगे तो फोटो आएगा, जिसके ऊपर एक्सरे बनेगा, वो एक्सरे डिटेक्टर कहते हैं। तो एक्सरे डिटेक्टर तो होगा उस एक्सट्रीमिटीज के नीचे, ऊपर वाले को बोलते हैं एक्सरे जनरेटर, और इसकी मदद से एक्सरे आएगा और ये जो फोटो है ये बताएगा कि हाँ वहाँ पे हड्डी आपका टूटा हुआ है। तो ये एक्सरे का यूज रहता है। तो एक मोटा मोटा इन्वेस्टिगेशन है जो एज ए CHO आपको पता होना चाहिए वेन एवर यू पोस्टेड ऑन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कि एक्सरे क्या है, MRI क्या है, CT क्या है और सोनोग्राफ क्या है, इन टेस्टों में क्या फ़र्क है, कौन से टेस्ट में क्या क्या चेक करते हैं, इको जांच किसको कहते हैं। याद रह जाएगा दोस्तों, आसान है कि नहीं है। हाँ, बोन का फ्रैक्चर देखना तो क्या करता है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूटेराइन कैविटी, गर्भाशय जो है उसकी लंबाई कितनी होती है, 7, 15, 30, 45। गर्भाशय की, यूटेराइन कैविटी की लंबाई कितनी होती है, बहुत बढ़िया। थोड़ी अपनी स्पीड को बढ़ाओ रसूले, हैं, कंफ्यूज मत हो, अपनी स्पीड को बढ़ाओ, जिंदगी है, समझने से ही कुछ होगा, तो अपनी स्पीड को बढ़ाओ। और एक नया आंकड़ा लग जाना चाहिए, जितने भी हमारे 1400 शहर है, ये आंकड़ा डबल हो जाना चाहिए, क्योंकि आज कुछ अलग बातें होने वाली है, आज कुछ डिफरेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। हाँ चलिए, ये यहाँ पे लंबाई पूछी है,
यूट्रस की। प्यारे दोस्तों बहुत आसान है, प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद में जो हमारा यूट्रस है उसकी लंबाई अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं यूट्रस के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करूं, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। जब हम इसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करते हैं तो यहाँ पे इस पिक्चर से आप समझेंगे कि जो यूट्रस है उसको हम फ्रंटल व्यू से देखें और आप यहाँ पे सर्विक्स से लेके और ये यूट्रस को अगर यहाँ पे फंडस तक मेजर करें तो इसकी टोटल लेंथ जो होती है वो तो आती है 7 सेंटीमीटर। यूट्रस की जो टोटल लंबाई आती है वो तो कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। अगर मैं इसके चौड़ाई की बात करूं, इस फेलोपियन ट्यूब से लेके इस फेलोपियन ट्यूब मतलब जहां तक यूट्रस है, तो ये इसकी जो चौड़ाई रहती है प्यारे दोस्तों ये आती है 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई 7 है, चौड़ाई 4 है ना। और अगर मैं विड्थ की बात करूं, विड्थ तो मोटाई की, तो मोटाई जो होती है इसकी ये लेके ये होती है 2.5 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया, 7 इंटू 4 इंटू 2.5 है ना, 7 इंटू 4 इंटू 2.5, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये अपनी इस लंबाई चौड़ाई और मोटाई से कई गुना ज्यादा लंबा चौड़ा और मोटा हो जाता है जब अंदर बेबी होता है 50 सेंटीमीटर का, तब ये 75, 50, 25 के आसपास हो जाता है। मतलब जब अंदर बेबी होगा तो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो कई गुना बदल जाती है। ऐसा यूट्रस के अंदर देखने को मिलता है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में। अब इसके अगर पार्ट की बात करें, हम यूट्रस के पार्ट की बात करें, है ना, तो हम इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 7.5, 5, 2.5। ये याद करने का एक और तरीका है, दोनों ही सही है, लेकिन हमारे ऑप्शन में ये चीज है नहीं। हमारे ऑप्शन में तो 7, 15, 30 है, तो मैंने 7 से लिखना शुरू किया कि भाई 7 सेंटीमीटर है। 7 और 7.5 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना नियर बाय ऑप्शन नहीं आते। ऑप्शन जब आएंगे तो आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कम से कम 15 तो मत कर देना कि 15, 30 और 45 वहां पे होंगे, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। क्लियर है। और ये अपनी नॉर्मल लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा जब अंदर बेबी होगा, ऐसा हमने बताया। ये जो यूट्रस होता है, इस यूट्रस का हम अगर ऑर्गन की बात करें, यूट्रस के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन की, तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो सबसे एक्सटर्नल है, जो यूट्रस का पार्ट नहीं है, वो तो है वेजाइना। वेजाइना के बाद में यूट्रस का जो पहला पार्ट है प्यारे दोस्तों, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स के बाद में यूट्रस का एक ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम फंडस बोलते हैं। तो एक सर्विक्स हो गया और एक फंडस हो गया, और यूट्रस की लेयर होगी जिसको हम एंडोमेट्रियम, पायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, एंडो, मायो और पेरीमेट्रियम। तो मेन जो इंटरनल लेयर है वो एंडोमेट्रियम है, और जो यूट्रस की मस्कुलर लेयर है मेन, वो मायोमेट्रियम है। तो एक एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। सवाल ये भी बना हुआ है कि मायोमेट्रियम पाई जाती है वो यूट्रस में है, हार्ट में नहीं है। हार्ट में होती है मायोकार्डियम। ये दो बातें अलग अलग है। एग्जाम में ये भी सवाल पूछा हुआ है कि मायोमेट्रियम जो है वो किस में पाई जाती है, यूट्रस में। और अगर आपको ये पूछे कि मायोकार्डियम किस में होती है, मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम जो होती है वो हार्ट में होती है प्यारे दोस्तों। हार्ट में पाई जाती है मायोकार्डियम, और यूट्रस में पाई जाती है मायोमेट्रियम। ओवरी जो होती है, ये ओवरी, ये एक फीमेल ग्लैंड है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड है जो फीमेल में पाई जाती है। मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी होती है। यूट्रस का जो नॉर्मल पोजीशन है वो एंटी वर्जन, एंटी फ्लेक्शन पोजीशन है, ये आपको ध्यान रखना है। याद रखें, ये जो यूट्रस है इससे अटैच जो ट्यूब है इसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, जो नंबर में 2 होती है। फीमेल में यूट्रस तो एक ही होता है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब नंबर में कितनी होती है, 2 होती है। याद रखें कि ये जो यूट्रस है, सर्विक्स है, यूट्राइन कैविटी है, फंडस है, और उसके बाद में फेलोपियन ट्यूब है। इस फेलोपियन ट्यूब में दोनों साइड में पाई जाने वाली ये फेलोपियन ट्यूब जो है, ईच फेलोपियन ट्यूब, एक फेलोपियन ट्यूब जो है, ईच फेलोपियन ट्यूब जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एक फेलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, एक फेलोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर की है, इधर भी 10 सेंटीमीटर की है, जिसके 4 पार्ट है। एक पार्ट जो है इंटरस्टिशियल पार्ट है, एक पार्ट इस्थमस है, एक पार्ट एम्पुला है, एक इन्फंडिबुलम है। ऐसे 4 इसके पार्ट होते हैं प्यारे दोस्तों। इसके 4 पार्ट है। एक पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल। एक पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं इस्थमस। एक पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं एम्पुला, और एक पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम। ये किसके पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब के पार्ट है। इन 4 पार्ट के अंदर
ये जो पार्ट इंटरस्टिशियल होता है ये 1.25 सेंटीमीटर का होता है। इस्टमस पार्ट जो होता है ये भी 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ये एम्पुला पार्ट जो होता है ये 5 सेंटीमीटर का होता है और इन्फंडिबुलम अगेन 1.25 सेंटीमीटर का। टोटल हम ऐड करें तो 10 सेंटीमीटर की एक फैलोपियन ट्यूब होती है। दोनों फैलोपियन ट्यूब में सेम पार्ट है और दोनों की लेंथ प्यारे दोस्तों कितनी होती है, जो है आपका दोनों की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 10 और 10 टोटल मिलाते हैं तो कितना हो जाता है, दोनों की लेंथ कितनी होगी, 10 और 10 20 सेंटीमीटर दोनों की मिला के। एक का कितना होता है 10 सेंटीमीटर। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो एम्पुला, फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा पार्ट जो होता है उस पार्ट को हम नाम देते हैं एम्पुलरी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये जो एम्पुला पार्ट है दोस्तों, इस एम्पुला पार्ट का टोटल लेंथ ज्यादा होने की वजह से जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब ओवा और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है वो फ्यूजन इसी पार्ट में होता है। तो फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म, ओवा एंड स्पर्म, इसको मैं किस नाम से जानता हूं, इसको मैं फर्टिलाइजेशन बोलता हूं। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में, तो एम्पुलरी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अगला जो इंपॉर्टेंट है, अगर किसी में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में नॉर्मली इम्प्लांटेशन कहाँ जाके होता है, इम्प्लांटेशन कहाँ जाके होता है, आपका यूट्रस के अंदर। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन यही हो जाए एम्पुला में, जहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ वहीं इम्प्लांटेशन हो जाए, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट भी एम्पुलरी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब को ही माना जाता है प्यारे दोस्तों। एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का सबसे बड़ा पार्ट है और ये जो है एम्पुला फैलोपियन ट्यूब जो है जहाँ पे खत्म होता है इन्फंडिबुलम के बाद में, वहाँ पे लास्ट पार्ट में पाई जाता है फिमरियाई। और फिमरियाई में एक लार्जेस्ट फिमरिया जिसको ओवेरियन फिमरियाई कहते हैं, और एक ओवरी जो नंबर में 2 ओवरी होती है, उस ओवरी के ऊपर ये फिमरियाई का स्वीपिंग मूवमेंट रहता है। पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस से काम करता है, हार्मोनल प्रोसेस से काम करता है। याद रखें दोस्तों, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस से काम करता है, अलग अलग इसके पार्ट है। इसके अंदर एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो शेप होता है यूट्रस का, जो नॉर्मली 7x4x2.5 या 7.5, 5 और 2.5 होता है, ये अपनी नॉर्मल साइज से हमने बोला कई गुना ज्यादा, जैसे 75 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाती है जब प्रेगनेंसी में, वापस ये अपनी नॉर्मल लेंथ में आने में प्यूपेरियम वाला पीरियड लेता है। और प्यूपेरियम का पीरियड होता है प्रेगनेंसी के बाद का 6 वीक या 42 डेज, याद रखना, उसको प्यूपेरियम पीरियड कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूट्रस। यहाँ पे तो सिंपल पूछा आपको एग्जाम ने कि उसकी लेंथ कितनी होती है। देखो ये सारे सवाल आए हुए हैं, अगर एक आया है तो इसके पड़ोसी बहुत सारे हैं और भी। लेंथ पूछ सकते हैं, मोटाई चौड़ाई पूछ सकते हैं, इसके पार्ट पूछ सकते हैं, इनके अलग अलग नाम पूछ सकते हैं, इन अलग अलग नाम के अंदर इनकी लंबाई पूछी जा सकती है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ये सब आसपास में बनने वाले सवाल है। तो एक सवाल आता है तो आसपास के सवाल आते हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को याद रखना है कि उसकी लेयर का क्या नाम है, कितना लेंथ है, टोटल लेंथ को क्या कहते हैं, इसके कितना सेंटीमीटर होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कॉमन साइट कहाँ होती है। ये कॉमन बातें आपको एग्जाम में याद रखनी है। अच्छा, ये जो आपकी यूट्रस के अंदर एक ऐसे अटैच एक ग्लैंड है जिसको हमने नाम दिया था ओवेरी। ओवेरी प्यारे दोस्तों, जैसे फैलोपियन ट्यूब नंबर में 2 होती है, वैसे ये ओवरी भी नंबर में 2 होती है, ध्यान रखना। फैलोपियन ट्यूब भी नंबर में 2 है। यूट्रस कितने होते हैं तो एक ही होता है, 2 मत कर देना। फैलोपियन ट्यूब 2 है और ओवरी नंबर में कितनी होती है, 2। ओवरी एक ग्लैंड है और याद रखना इस ओवरी की वजह से मेनोपॉज, मेनार्की ये सब चलता है, मतलब फीमेल के अंदर। तो ये जो ओवरी है, इस ओवरी में यहाँ पे ध्यान रखना खूब सारे, ये जो ओवरी है इस ओवरी में खूब सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं। एक फीमेल चाइल्ड की ओवरी में खूब सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं और ये जो फॉलिकल्स है, ये फॉलिकल्स अभी मैच्योर नहीं है, इमैच्योर फॉलिकल्स है, वो बहुत सारे ओवरी में पड़े हुए। अब पूरा जो हार्मोनल साइकिल है वो ओवरी के थ्रू ही काम करता है। जैसे हम जब एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ते हैं तो हेडमास्टर जो होता है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। तो मास्टर ग्लैंड कौन है, मास्टर ग्लैंड है आपका पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है इसको बोलता है मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस को बोलता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस तो होता है आपका
रिलीज करेगा एक हार्मोन को जिसको बोलते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी के ऊपर और पिट्यूटरी यहाँ से भेजेगी दो हार्मोन, एक FSH और एक LH। याद रखना दोस्तों, GnRH का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये किसके ऊपर एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। यहाँ से दो हार्मोन बनते हैं, एक FSH और एक LH। FSH को बोला जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH को हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH तो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दो हार्मोन की बात कर रहे हैं, एक तो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक हार्मोन का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH और LH। प्यारे दोस्तों, ये दोनों हार्मोन जाके एक्ट करेंगे ओवरी के ऊपर। FSH और LH दोनों ही हार्मोन जाके एक्ट करेंगे ओवरी के ऊपर। चलिए, ओवरी के ऊपर एक्ट करा दिया। जब इसको हमने ओवरी के ऊपर एक्ट कराया FSH और LH को, तो यहाँ पे ओवरी से क्या बनेगा? FSH जाके एक फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा और उस फॉलिकल को मैच्योर कराएगा। प्यारे दोस्तों, जो मैच्योर फॉलिकल होता है इसको नाम दिया जाता है ग्राफियन फॉलिकल। FSH ने क्या किया? FSH इज ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट एक्ट ऑन फॉलिकल एंड स्टिमुलेट द फॉलिकल एंड मेक इट मैच्योर। ये जो मैच्योर फॉलिकल बना, ये मैच्योर फॉलिकल, इसको नाम दिया जाता है ग्राफियन फॉलिकल। क्या नाम देते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसके पास में होता है ओवा। क्या होता है इसके पास में? ओवा। अब जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बना, उसके अंदर ओवा बना। अब इस ओवा को रिलीज कराना है। प्यारे दोस्तों, इस ओवा को रिलीज कराने के लिए तो FSH जो हार्मोन है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी बनाएगा, यह हार्मोन दो काम करेगा। एक काम तो इसने क्या किया? फॉलिकल को स्टिमुलेट करके मैच्योर कराया। FSH का एक काम ये था कि इसने फॉलिकल को स्टिमुलेट कराया। FSH का दूसरा काम होता है कि एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बनवाता है। किससे? ओवरी से। ओवरी एक हार्मोन बनाती है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन सिक्रेट कराएगा? FSH। किससे? ओवरी से। और एस्ट्रोजन ही क्या कराएगा? इसको मैच्योर कराएगा। तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई FSH कहाँ से सिक्रेट होता है, तो पिट्यूटरी से। FSH सिक्रेट कहाँ से होता है? पिट्यूटरी से। GnRH कहाँ से सिक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से। FSH जो पिट्यूटरी से आता है, इसका काम क्या है? ये दो काम कराता है। एक तो फॉलिकल को स्टिमुलेट कराता है, एक एस्ट्रोजन का सिक्रेट कराता है, फॉलिकल को मैच्योर कराता है और मैच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवा होता है। अब प्यारे दोस्तों, ये जो ओवा है, इस ओवा को यहां से रिलीज करवाना है। तो ओवा का रिलीज होना कहलाता है ओवुलेशन। ओवा का रिलीज होना क्या कहलाता है? ओवुलेशन। तो यहाँ पे एक हार्मोन आएगा दूसरा, इसका नाम है LH हार्मोन। LH हार्मोन क्या है? ये भी इसी का हार्मोन है, पिट्यूटरी का। इसका नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसको लूटने वाला हार्मोन कहते हैं। तो ये लूटने के लिए आया था और इसने लूट लिया। क्या लूट लिया? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया और इसने यहाँ आया तो इसने देखा कि भाई इस ओवरी के पास में क्या है? बोले इसके पास में ओवा है। तो बोले लूट लो। तो ओवा को लूट लेना, इस काम को कहते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? ओवुलेशन। ओवुलेशन कौन कराता है? LH हार्मोन। और जैसे ही लूट लिया ग्राफियन फॉलिकल को, तो पीछे लूटा हुआ कॉर्पस बन जाता है। इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम मतलब ओवुलेशन के बाद में, ओवा के रिलीज हो जाने के बाद में पीछे जो बचता है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। प्यारे दोस्तों, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसके ऊपर अगेन कौन एक्ट करेगा? LH हार्मोन। LH हार्मोन ने पहले किसके ऊपर एक्ट किया? ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर। और क्या करवाया? ओवुलेशन। और LH ने दूसरा क्या काम किया? कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर एक्ट किया और इस कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन बनवाया और इस हार्मोन का नाम है प्यारे दोस्तों प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। ध्यान रखना, ओवरी दो हार्मोन बनाती है, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। पिट्यूटरी दो हार्मोन बनाती है, एक FSH और LH। अलग अलग है, इनको याद रखना। तो अगर आपको एग्जाम ने ये पूछे कि भाई ये बताओ कि हाइपोथैलेमस क्या बनाता है, तो GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अगर आपको ये पूछे प्यारे दोस्तों कि पिट्यूटरी क्या बनाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए FSH और LH।
आपको अगर ये पूछे कि एफएसएच क्या करेगा, तो एक तो करेगा oogenesis, ओवा को बनाएगा, इसको oogenesis कहते हैं, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, और दूसरा एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करवाएगा। आपको ये पूछे कि एलएच क्या करेगा, बोले एक तो ओवा को लूटेगा, ओवुलेशन, और दूसरा एलएच जो है कॉर्पस ल्यूटियम जो है, उस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन बनवाएगा। तो दो हार्मोन ओवरी के, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये बनवाने का काम करते हैं एफएसएच और एलएच। और एफएसएच और एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है। इतनी बातें क्लियर हो गई ना। ओवुलेशन कौन कराता है ये पूछा जाएगा, oogenesis कौन कराता है ये पूछा जाएगा, हार्मोनल इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है ओवरी के अंदर ये पूछा जाएगा। तो इन सभी बातों को एक एक करके आपको याद रखना है, ताकि एग्जाम में आने वाले तमाम छोटे 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 क्वेश्चंस जो है उनको आप डील कर सके। अगला क्वेश्चन जो आप सभी को लिखना है प्यारे दोस्तों, और सेशन को आग की तरह फैला दो। जितने भी हमारे 1600 रसगुल्ले हैं, ये सेशन हो जाना चाहिए डबल। तो एक बात हमेशा याद रखना जिंदगी में कि कुछ भी हो, अगर मेहनत लगातार होगी, कंसिस्टेंसी होगी मेहनत में, क्योंकि किसी को नहीं पता कि इस एग्जाम में क्या सवाल आएंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट मेहनत करते हो इन चीजों के साथ में, तो एग्जाम में वही आएगा जो आप पढ़ोगे, सीखोगे और समझोगे। बाकी एग्जाम आपसे अलग कुछ भी नहीं लेके जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु के रिससिटेशन के टीएबीसी में टी का क्या अर्थ है? टीएबीसी में टी का क्या अर्थ है? टर्म, टेम्परेचर, टंग और टाइम। नवजात शिशु के रिससिटेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि जो नवजात शिशु है, ये पता होना चाहिए कि जो नवजात शिशु है, न्यू बॉर्न है, उस न्यू बॉर्न को रिससिटेट करते हैं। कब करते हैं? कि बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के बाद में सर बच्चे ने क्राई नहीं किया। सबसे खतरनाक बात क्या हो सकती है कि कोई भी बेबी पैदा हुआ और बर्थ होने के बाद में बच्चे ने क्या नहीं किया? क्राई नहीं किया। जब कोई बच्चे ने क्राई नहीं किया तो ये इंडिकेटर है, अगर किसी भी बच्चे ने क्राई नहीं किया तो ये इंडिकेटर है कि बच्चा जो है वो गया, बच्चा गड़बड़ हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा? उसको रिससिटेट करना पड़ेगा। हर बच्चे के बर्थ होने के बाद में क्राई करना चाहिए, नहीं किया तो बच्चा गड़बड़ हो गया। अब जब बच्चा गड़बड़ हो गया तो आपको क्या करना है? उस बच्चे को रिससिटेट का मतलब होता है रीस्टेबलाइज करना। अब बच्चे में रीस्टेबलाइजर का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है TABCM। और इस TABC में क्या होता है प्यारे दोस्तों? T का मतलब है टेम्परेचर। सबसे पहले बच्चे में टेम्परेचर को स्टेबल करो। बच्चे में गड़बड़ होने का मेजर कारण जो है वो टेम्परेचर बनेगा। तो बच्चा जो भी गड़बड़ हुआ है, उस गड़बड़ बच्चे में सबसे पहले तो आप क्या करो? तापमान सही करो। क्योंकि आप सबको पता है कि हाइपोथर्मिया जो होता है प्यारे दोस्तों, क्या होता है? टेम्परेचर गड़बड़ होता है तो हाइपोथर्मिया होता है। और हाइपोथर्मिया को प्यारे दोस्तों हम साइलेंट किलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर बोलते हैं। हाइपोथर्मिया साइलेंट किलर होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। सो हाइपोथर्मिया शुड बी असेस्ड फर्स्ट एंड स्टेबलाइज टेम्परेचर। टेम्परेचर को नॉर्मल करो, सबसे पहला काम। दूसरा काम, आफ्टर स्टेबलाइजिंग द टेम्परेचर, एयरवे आपका दूसरा नंबर रहेगा प्यारे दोस्तों। एयरवे जो है वो होना चाहिए पैटेंट। क्या आप बता सकते हो कि एयरवे पैटेंट करने की कौन सी पोजीशन सबसे बढ़िया मानी जाती है बच्चों में? बच्चों में एयरवे पैटेंट करने के लिए एग्जाम का सवाल है प्यारे दोस्तों, एग्जाम का सवाल है कि एक न्यूबॉर्न बेबी में एयरवे को पैटेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है? सभी लोग जवाब लिखें। सबसे पहला जवाब कौन देते हैं? लेट्स सी। सभी लोगों को जवाब लिखना है और पहला जवाब किसका आएगा? आई जस्ट वांट टू नो। पोजीशन प्यारे दोस्तों, पूजा धाकड़, बहुत बढ़िया। प्रकाश वर्मा एंड सनी, बिल्कुल सही है। स्नीपिंग पोजीशन कहते हैं इसको। कौन सी पोजीशन कहते हैं? स्नीपिंग पोजीशन। बहुत अच्छे रसगुल्लो। सर स्नीपिंग पोजीशन क्या होती है? एक टॉवल को रोल करो और बच्चे के यहाँ पे कंधे के नीचे दे दो। छोटा बच्चा है ना, टॉवल को रोल करके कंधे के नीचे दे दो। थोड़ी सी गर्दन ऐसे हो जाएगी, बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा अंदर भी नहीं जाएगी। तो जब आप सीधा बच्चा है, टॉवल रोल करके कंधे के नीचे दोगे, थोड़ी गर्दन ऐसे हो जाएगी। ये हो गया आपका एयरवे एकदम पैटेंट। तो थोड़ी गर्दन को ऐसे करना है और कुछ नहीं करना है, एयरवे पैटेंट हो जाएगा। एयरवे पैटेंट करने के बाद में पोजीशन दी, एयरवे पैटेंट हो गया। एयरवे पैटेंट करने के बाद में प्यारे दोस्तों, अब बच्चे में ब्रीदिंग अच्छे से चले,
इसका आपको ध्यान रखना है। एयरवे पैटर्न करने के बाद में किसका ध्यान रखना है? ब्रीदिंग का। अब बच्चे में ब्रीदिंग स्टेबल हो जानी चाहिए, और नहीं हो रही है तो हम बैग एंड मास्क से वेंटिलेट करते हैं। यहाँ पे पहला कंसेप्ट तो यही था कि बच्चे का टेम्परेचर स्टेबल करो, नॉर्मल बच्चे को वार्म करो, ड्राई करो, और उसको रेडिएंट वार्मर के नीचे रखो। और जब आपने ये कर दिया तो उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको वहाँ पे एयरवे को पैटेंट कर देना है। जब आपने एयरवे को पैटर्न कर दिया, सक्शन कर दिया, इस पूरे रास्ते को खोल दिया, तो रास्ते को खोलने के बाद में अगला काम क्या करना है? बैग एंड मास्क से, प्यारे दोस्तों, बैग एंड मास्क से इस बच्चे को वेंटिलेट करना है। ये जो है ये बैग एंड मास्क है, इस बच्चे को वेंटिलेट करना है। आपको ध्यान रखना है ये जो वेंटिलेट करने का तरीका है यह है बैग एंड मास्क। बैग एंड मास्क, इसमें एक मास्क जो है, मास्क लगाते हैं बच्चे को, ये मास्क हमेशा पीडियाट्रिक मास्क होना चाहिए। बच्चे का मास्क हमेशा कैसा होना चाहिए? पीडियाट्रिक मास्क होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बच्चे में कभी भी एडल्ट मास्क यूज नहीं करते हैं, पीडियाट्रिक मास्क काम में लेना है। दूसरा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि मास्क जो आपने यूज किया है ना, बच्चों में जो मास्क यूज किया, मैंने बोला कौन सा मास्क यूज करना है? पीडियाट्रिक यूज करना है। और दूसरा जो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पीडियाट्रिक मास्क के अलावा ये जो बैग होता है, बैग, इसको एम्बू बैग कहते हैं। कौन सा बैग कहते हैं? एम्बू। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, इसको एम्बू बैग के नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने पीडियाट्रिक मास्क लगाया, उसके बाद में आपने एम्बू बैग यूज किया। इस टेक्निक को ईसी टेक्निक कहते हैं। कौन सी? ईसी। याद रखना, ईसी टेक्निक इसको बोला जाता है। और जब ये मास्क लगाते हैं तो पूरा बच्चे के नाक और बच्चे का जो चिन्ह है वहां पे ये पूरा कवर होना चाहिए, मतलब प्रॉपर फिटिंग मास्क होना चाहिए। ना तो बहुत बड़ा लार्ज मास्क होना चाहिए, ना बहुत बड़ा स्मॉल मास्क होना चाहिए। ये बात का ध्यान रखना है। छोटा मास्क नहीं होना चाहिए, बड़ा मास्क नहीं होना चाहिए, बच्चे के साइज का एप्रोप्रिएट मास्क होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब हम वेंटिलेट करते हैं, बच्चे को हाइपर वेंटिलेट करते हैं, तो बच्चे में ऑक्सीजनेशन प्रॉपर हो जाएगा। अब कई बच्चे हैं इससे रिसक्सिटेट हो जाते हैं। अगर इससे भी बच्चा वापस ना आए, तब सबसे रेयर काम में लेते हैं वो है आपका कंप्रेशन। अब यहाँ पे एक खास बात ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, जो एग्जाम में पूछी जाती है कि जो बैग एंड मास्क आप वेंटिलेशन काम में ले रहे हो, उस बच्चे को वेंटिलेट करने के लिए कब ये मना है? मना कब है बताओ? कोई एक आदमी जो जवाब लिख दे, मजा आ जाएगा। अच्छा, टोटल लंग कैपेसिटी न्यूबॉर्न की होती है 150 ml। बैग जो है इसकी कैपेसिटी तो होती है 250 से 750। ये तो 250 ml से 750 ml का आता है, लेकिन बच्चे की जो लंग्स कैपेसिटी होती है वो 150 ml ही होती है। इस बात का ध्यान रखना। ये लंग कैपेसिटी है न्यूबॉर्न बेबी की। जब हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन काम में लेते हो तो एक जगह जहां ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो है गोल्डी यादव। बिल्कुल सही बताया भाई सर, वो मना है डायफ्रागमेटिक हर्निया में। अगर बच्चे को कंजेनाइटल डायफ्रागमेटिक हर्निया हो, क्या हो? कंजेनाइटल डायफ्रागमेटिक हर्निया हो, सीडीएच हो, तो उसमें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन हम काम में नहीं लेंगे। इस बात का आपको पक्का ध्यान रखना है। और ये हमारे जो रसगुल्ले हैं, इनकी थ्योरी इतनी अच्छी हो चुकी है अब, है कि नहीं है? और मैक्सिमम जो लोग हमें यहाँ पे दिख रहे हैं वो हमारे जो सीएचओ बैच जो चल रहा है उसके कैंडिडेट लग रहे हैं मुझे, तभी तो फटाफट आंसर आ रहे हैं। तो सीएचओ का जो हमारा प्रेजेंटली बैच है प्यारे दोस्तों, अभी का जो बैच सीएचओ का है, वो बैच सीएचओ का जो स्टार्ट हुआ था 8 नवंबर को, उस बैच को लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। और बहुत अच्छी स्टडी बच्चों ने की है जो जॉब के रूप में अब कन्वर्ट हो रही है। जितने भी लोगों की थ्योरी थोड़ी कमज़ोर है और लगातार बच्चों की डिमांड पे हमने एक और नया सीएचओ का बैच, प्रीवियस बैच तो हमारा चल ही रहा है, एक नया और बैच स्टार्ट करना है। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है तो आप सभी तुरंत प्रभाव से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो नया सीएचओ का बैच है प्यारे दोस्तों, इस बैच की शुरुआत हो चुकी है और ये बैच जो है 15 दिसंबर तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कब तक ज्वाइन कर सकते हो? 15 दिसंबर तक। सीएचओ बैच 2 रहेगा। सीएचओ का ये नया बैच है सीएचओ का बैच 2। 15 दिसंबर तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो बैच है इसका समय क्लास शाम को 4 बजे से 8 बजे तक रहने वाला है।
और जिनकी भी थ्योरी अभी तक इतनी मजबूत नहीं है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, नया बैच। और ये बैच जो है वो हमेशा रहेगा 15 दिसंबर को शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। तो जिसने भी अभी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हुई है तो आप सभी को ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं तुरंत प्रभाव से। ये 15 दिसंबर को नया बैच है, 4 से 8 क्लास यहाँ पे रहना है। CHO का बैच नंबर 2, एक बैच ऑलरेडी रनिंग है और दूसरा ये बैच है। और स्पेशली याद रखना CHO का एग्जाम जो फरवरी में एक्सपेक्टेड है उसको ध्यान में रखते हुए ये एक और नया बैच यहाँ पे हमने रखा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी इसको ले सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा UP NHM के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए भी हम बहुत अच्छा तोहफा लेके आने वाले हैं, बस वो इंतजार करें, तैयारियां जब पूरी होगी तो आपको वो भी तोहफा के रूप में मिलेगा। तो UP NHM के जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं वो एकदम तैयार रहें, ध्यान रखना। तो ये सभी बातें हमने यहाँ पे बता दी। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों कि आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे आपने क्या किया, वेंटिलेट कर दिया। पर अगर बैग एंड मास्क से आप वेंटिलेट नहीं कर सकते तो ऐसे बच्चे को इंटूबेट भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटूबेशन भी करना पड़ेगा। इंटूबेशन करने के लिए आप ET ट्यूब लगाएंगे वहां पे, ET ट्यूब। कौन सी ट्यूब लगाएंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब, और ये ओरोट्रेकियल या नेजोट्रेकियल हो सकती है। अब हम जब एंडोट्रेकियल ट्यूब की बात करें, एंडोट्रेकियल ट्यूब की बात करें, मॉडल पेपर नहीं आया, मॉडल पेपर घर पे नहीं आएगा प्यारे दोस्त, उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करें। उत्कर्ष ऐप के ऊपर 2 तरह के टेस्ट पेपर है। एक तो 5 मॉडल पेपर जो मैंने आपको बताया था फ्री मॉडल पेपर, वो उत्कर्ष ऐप के ऊपर अवेलेबल है, और 10 मॉडल पेपर जो पेड मॉडल पेपर है वो भी अवेलेबल है। 2 तरह की सीरीज है वहां पे। एक तो 5 मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है जो मैंने आपको बताया था कि एक बेस्ट टेस्ट सीरीज क्या होती है, या आप देखेंगे एकदम फ्री। तो 5 टेस्ट मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज के रूप में अवेलेबल है उत्कर्ष ऐप के ऊपर, और 10 मॉडल पेपर की पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ऐप को डाउनलोड करें। जिनको ऐप में मॉडल पेपर नहीं दिख रहे हैं वो अपने ऐप को वापस डिलीट करें और उसको री इंस्टॉल करें, दोबारा से इंस्टॉल करें। कई बार ऐप अपडेट हुआ और आपने अगर उसको अपडेटेशन नहीं दिया तो आपको उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो 5 मॉडल पेपर का फ्री टेस्ट सीरीज और 10 मॉडल पेपर का पेड टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल है ऐप के ऊपर। तो आज ही परचेज करें, टीम उत्कर्ष के साथ में अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, याद रखना। तो ये बात हमने आपको बता दी। अगला, तो यहाँ पे हम एंडोट्रेकियल ट्यूब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इंटूबेट करने की बात करते हैं। और इंटूबेशन और एंडोट्रेकियल ट्यूब के बाद में, अच्छा जिनको अगर ऐसा कोई इश्यू है तो आप इस पूरी क्लास के को देखते रहे, हम बीच में अभी आपको बता भी देंगे कि कहाँ पे अवेलेबल है ना। अभी आप यहाँ फोकस करें पूरे जोश और उत्साह के साथ में। तो यहाँ पे जिनको भी अगर दिक्कत आ रही है, अगर ऐप में मॉडल पेपर नहीं दिख रहा है, तो हम पूरे गाइड करेंगे। आप बस पढ़ाई करते रहे। देखो पढ़ाई करेगा वो, उनके साथ में हम पूरे जी जान से है। तो पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है। तो आपके अगर कोई दिक्कत आ रही है वो नहीं दिखने में तो हम करवा देंगे। अभी तो आप इसके ऊपर फोकस करो, कोई समस्या है तो उसका भी निवारण हो जाएगा, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ, बस ये होना चाहिए, आंकड़ा नया से नया रहना चाहिए। हमारे जितने अभी 1600 बच्चे हैं, मैंने बोला कि आंकड़ा 2000 हो जाना चाहिए, है ना। तो आपका आंकड़ा हमारी हिम्मत रहेगी, आपका आंकड़ा हमारी ताकत है, और आपका ज्ञान और आपकी सफलता हमारी पूंजी है। आपकी सफलता से ही हम सफल है। तो आप सफल कब होंगे? जब आपको बेस्ट चीजें मिलेगी, और वो एक ही प्लेटफॉर्म से हम देने की कोशिश करेंगे, याद रह जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इंटूबेशन की जब हम बात करते हैं, ET ट्यूब हम काम में लेते हैं, तो अलग अलग साइज के ET ट्यूब होते हैं। छोटे बच्चों में एक टर्म बेबी में 3.5 mm का ET ट्यूब ज्यादातर काम में लिया जाता है टर्म बेबी में। वहीं बच्चा प्री टर्म है तो 2.5 mm का एंडोट्रेकियल ट्यूब काम में लेते हैं। 2.5 और 3 प्री टर्म में, 3.5 टर्म बेबी में काम में लिया जाता है। ये जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है प्यारे दोस्तों, ये हमेशा अनकप्ड काम में लेते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि बच्चों में जो ET ट्यूब काम में लेते हैं वो कैसी होती है, कप्ड होती है कि अनकप्ड होती है, कि दोनों ही काम में लेते हैं, कि हमें नहीं पता। तो हमें नहीं पता ये तो मत कर देना आप ये करना है कि उसमें अनकप्ड काम में लेते हैं, कप्ड यूज नहीं करते हैं। और ये जो ET ट्यूब है
इसको जब हम इंसर्ट करते हैं तो लैरिंगोस्कोप काम में लेते हैं। लैरिंगोस्कोप की ब्लेड जो होती है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, याद रखना। लैरिंगोस्कोप काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं? लैरिंगोस्कोप, जिसकी ब्लेड जो होती है प्यारे दोस्तों, ब्लेड, वो ब्लेड कैसी होनी चाहिए? एकदम स्ट्रेट ब्लेड होनी चाहिए, जो कि प्री टर्म में 0, टर्म में 1 नंबर का ब्लेड काम में लेते हैं। तो ब्लेड जो है वो स्ट्रेट ब्लेड काम में लेते हैं। अनकप्ड ईटी ट्यूब काम में लिया जाता है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। ये जो न्यूबॉर्न बेबी है, इस न्यूबॉर्न बेबी में ये तो वेंटिलेशन का तरीका है, पर हमने बोला अगर वेंटिलेशन से काम ना चले तो आपको ध्यान रखना है हम उसमें क्या करते हैं? चेस्ट कंप्रेशन भी देते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं तो कंप्रेशन के 2 तरीके होते हैं चेस्ट पे। एक तो ये दोनों अंगूठों के द्वारा, इसको बोलते हैं एन सर्कलिंग थंब। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों इसको? एन सर्कलिंग थंब। तो एन सर्कलिंग थंब के द्वारा हम यहाँ पे कंप्रेशन देते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है प्यारे दोस्तों, इसको हम बोलते हैं फिंगर, टू फिंगर को यूज करके और चेस्ट को कंप्रेशन देना। अब एग्जाम में जो अगला सवाल है कि जब आपने वेंटिलेट किया फिर आपने कंप्रेशन करना है। कंप्रेशन में आप 2 एन सर्कलिंग थंब यूज कर रहे हैं या आप दोनों फिंगर को काम में ले रहे हैं। जब आप ये कर रहे हैं, कंप्रेशन दे रहे हैं, तो साथ में बच्चे को वेंटिलेट भी करना है आपको। इसको बोलते हैं कंप्रेशन और वेंटिलेशन। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशन और वेंटिलेशन। ये जो कंप्रेशन और वेंटिलेशन होता है ना, देखो ये तरीका जो किया जा रहा है यह है कंप्रेशन, और ये जो किया जा रहा है यह है वेंटिलेशन। तो जब हम वेंटिलेशन और ये हम जो कंप्रेशन करते हैं, इस कंप्रेशन और वेंटिलेशन में एक रेशियो बनता है, इसको कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो कहते हैं। कंप्रेशन रेशियो वेंटिलेशन, इसको एक रेशियो बोलते हैं, कंप्रेशन रेशियो वेंटिलेशन। प्यारे दोस्तों, जो कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो है, जो कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो है, उसमें 3 कंप्रेशन हम देते हैं और 1 वेंटिलेशन हम देते हैं, तो ये रेशियो बन जाता है 3:1। इसमें क्या होता है? 3 तो हम कंप्रेशन देते हैं और 1 हम क्या देते हैं? वेंटिलेशन। तो 3 कंप्रेशन प्लस 1 वेंटिलेशन, इसको बोलते हैं कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। इस रेशियो में आपको ध्यान रखना है कि अगर हम 3 कंप्रेशन के साथ में 1 वेंटिलेशन देंगे, 3:1 जो एक सीक्वेंस बनेगी, और इस स्पीड से देंगे, तो इसको देने में 1.5 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि आधे सेकंड का 1 कंप्रेशन होता है। 1 कंप्रेशन कितने समय का होता है? आधे सेकंड का। तो 3 कंप्रेशन को देने में टोटल 1.5 सेकंड लगेंगे। 1 वेंटिलेशन को देने में भी 1.5 सेकंड लगेंगे। याद रखना, 1 वेंटिलेशन को देने में भी आधा सेकंड लगेगा। तो टोटल टाइम जो होता है वो होता है 2 सेकंड का, और इसको 1 साइकिल कहते हैं। तो एक सवाल आपको एक बार पूछा था CHO के पेपर में कि 1 साइकिल को पूरा करने में कितना समय लगता है? 1 साइकिल को पूरा करने में 2 सेकंड लगते हैं। 3 कंप्रेशन, 1 वेंटिलेशन। तो देखो, कंप्रेशन 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 वेंटिलेशन, कंप्रेशन 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 वेंटिलेशन, कंप्रेशन 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 कंप्रेशन। समझ पा रहे हो कैसे देते हैं? तो 3 कंप्रेशन 1 वेंटिलेशन, 3 कंप्रेशन 1 वेंटिलेशन, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम कंप्रेशन और वेंटिलेशन की यहाँ पे बात करते हैं। अब जब 3 कंप्रेशन और 1 वेंटिलेशन आपने दिया और 2 सेकंड में 1 साइकिल पूरा हुआ, तो ऐसे अगर 30 साइकिल हम पूरे करेंगे तो 60 सेकंड लगेंगे। टोटल कितने साइकिल? भाई 1 साइकिल में 2 सेकंड लगते हैं, तो 30 साइकिल में 30 को 2 से गुणा कर दो, 60 सेकंड लगेंगे। 60 सेकंड का मतलब है 1 मिनट। तो 1 मिनट में टोटल कितने साइकिल हो जाएंगे? 30 साइकिल। क्लियर है ना भाई? 1 साइकिल में कितना होता है? 2 सेकंड। तो 30 साइकिल में 60 सेकंड में। अब जो 30 साइकिल है, इस 1 साइकिल में कंप्रेशन कितना है? 3। 1 साइकिल में वेंटिलेशन कितना है? 1। तो 30 साइकिल में कंप्रेशन कितना हो जाएगा? 30 को 3 से कर दो 90, और 30 साइकिल में वेंटिलेशन कितना हो जाएगा? 30 को 1 से गुणा कर दो 30, तो 90 और 30 हो जाएगा 1 मिनट में। 1 मिनट में 90 कंप्रेशन और 30 वेंटिलेशन, दोनों को जोड़ें तो 120 हो जाएगा। 1 मिनट में पर मिनट जो है 120 इवेंट होते हैं। इस 120 इवेंट में 90 तो कंप्रेशन होते हैं और 30 वेंटिलेशन होते हैं।
90:30, 3:1, याद रह जाएगा। इसको बोलते हैं नियोनेटल रिसक्सिटेशन। नियोनेटल रिसक्सिटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, हमने बोला टेम्परेचर पहले नंबर पे आता है, एयरवे दूसरे नंबर पे आता है, ब्रीदिंग फिर आएगा और लास्ट में ये सर्कुलेशन आएगा, कंप्रेशन, वेंटिलेशन आएगा। और साथ में हम यहाँ पे बच्चे में मेडिकेशन भी देते हैं, पर मेडिकेशन बहुत रेयर है। मेडिकेशन कब, जब इससे भी पार ना पड़े तब यहाँ पे मेडिकेशन काम में लेते हैं। प्यारे दोस्तों, नियोनेटल रिससिटेशन में जो मेडिकेशन होती है वो एडीआर होगी, और एडीआर कितना देते हैं ये एग्जाम का एक फेमस क्वेश्चन है। तो 1:10,000 जो है वो एडीआर का रेशियो रहता है नियोनेटल रिससिटेशन में। 1:10,000 ये एडीआर का रेशियो है नियोनेटल रिससिटेशन में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, सवाल है इमोलिएंट बाथ के लिए प्रयोग होता है स्टार्च, बोरेक्स, ग्लिसरीन और उपरोक्त सभी। इमोलिएंट बाथ, इमोलिएंट बाथ हमेशा स्किन की डिजीज में काम में लेते हैं। इमोलिएंट बाथ कब देंगे मरीज को, जब मरीज को कोई स्किन की बीमारी होगी, और स्किन की बीमारी में जो स्किन का ड्राइनेस है उसको ठीक करने के लिए और इसको उनको वापस सॉफ्ट करने के लिए इस तरीके के बाथिंग काम में ली जाती है। तो इमोलिएंट बाथ किससे देंगे, स्टार्च से देंगे, बोरेक्स से देंगे, ग्लिसरीन से देंगे या सभी से देंगे। सभी लोगों को जवाब लिखना है प्यारे दोस्तों कि कैसे देते हैं इमोलिएंट बाथ, किससे देते हैं इमोलिएंट बाथ। एडीआर का मतलब होता है एड्रीनलिन प्यारे दोस्तों, फुल फॉर्म क्या होती है, ये इंजेक्शन है और इसको बोलते हैं एड्रीनलिन। ये एक ड्रग है, सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग है, सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग है। मिमेटिक मतलब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री करते हैं उसको सिंपैथेटोमिमेटिक एजेंट कहते हैं। क्लियर हो गया, तो ये यहाँ पे काम में लिया जाता है। याद रखें इमोलिएंट बाथ जो है उसके लिए तीनों ही चीजें यू कैन गिव विद स्टार्च, विद बोरेक्स और विद ग्लिसरीन, आप तीनों ही चीजें काम में ले सकते हो इमोलिएंट बाथ देने के लिए। ऑल थ्री, ग्लिसरीन बाथ भी दे सकते हो, बोरेक्स बाथ भी यूज करते हैं और स्टार्च भी यूज करते हैं इमोलिएंट बाथ के लिए। अगला है प्यारे दोस्तों, दो मरीजों के बीच में नर्स को कितने समय तक हाथ धोने चाहिए। दो मरीजों के बीच में, क्योंकि हमने बोला एक बीमारी, एक प्रॉब्लम होता है क्रॉस इन्फेक्शन। क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है कि मान लो एक मरीज को इन्फेक्शन हुआ और उस मरीज इन्फेक्टेड मरीज को हाथ लगाया आपने और किसी और मरीज को आपने हाथ लगा दिया, एक मरीज से दूसरे मरीज में इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो जाता है, उसको क्रॉस इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। इफ यू वांट टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इज हैंड वॉशिंग। पहला मैकेनिज्म क्या है, हैंड वॉशिंग है। प्यारे दोस्तों, हैंड वॉशिंग का कंसेप्ट होता है कि अगर आप सॉप एंड वाटर से करते हो, सॉप एंड वाटर से, तो ये 40 से 60 सेकंड का होता है। 40 से 60 सेकंड की होती है सॉप एंड वाटर से। अगर आप सैनिटाइजर यूज करते हो, सैनिटाइजर यूज करते हो, तो इसका टाइम होता है आपका प्यारे दोस्तों 20 से 30 सेकंड। हैंड वॉशिंग का समय, सॉप एंड वाटर यूज करते हैं या सैनिटाइजर यूज करते हैं। हैंड वॉशिंग जो होता है उसका समय जब 40 से 60 है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो 300, 120, 90, तो तीनों ही कट गए, तो एक ही आंसर बचा, दैट इज 30 सेकंड। क्रॉस इन्फेक्शन को जब आप प्रिवेंट करना चाहते हो, हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है। ये मेडिकल हैंड वॉशिंग कहलाती है। हैंड वॉशिंग एक सर्जिकल भी होती है, लेकिन ये जो क्राइटेरिया हम बता रहे हैं ये मेडिकल क्राइटेरिया है हैंड वॉशिंग का, मेडिकल हैंड वॉशिंग कहते हैं। अगर आप हैंड वॉशिंग सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हो, सर्जिकल, तो प्यारे दोस्तों उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है और वहां पे आप 3 से 5 मिनट तक हैंड वॉशिंग काम में लेते हो। 3 to 5 मिनट जो आप हैंड वॉशिंग करते हो ये सर्जिकल हैंड वॉशिंग है। कौन सी हैंड वॉशिंग है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग है, जिसको 3 से 5 मिनट तक करेंगे। मेडिकल हैंड वॉशिंग का क्राइटेरिया जो रहता है वो है 40 से 60 सेकंड का, और यहाँ पे 30 सेकंड जवाब रहेगा, क्योंकि बाकी तीनों बातें जो है गलत है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सर्जिकल हैंड वॉशिंग में एक खास बात और ध्यान रखनी है कि हैंड जो है एल्बो से ऊपर रहने चाहिए और ये इस तरीके से वाटर का मूवमेंट रहना चाहिए ताकि वापस री इन्फेक्टेड ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। हैंड वॉशिंग में 7 स्टेप होते हैं और 5 मूवमेंट होते हैं। WHO ने जो दिए है उसमें 7 स्टेप है और 5 मूवमेंट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है।
जब भी आपको हैंड वॉशिंग का पूछे तो उसके अंदर क्या होता है, इस हैंड वॉशिंग के अंदर 7 स्टेप है। कितने स्टेप है? 7 स्टेप है। और इसके अंदर 5 कार्डिनल मूवमेंट है जब आप हैंड वॉशिंग करते हैं। 7 स्टेप जो है उसको याद रखने का तरीका तो सुमन के होता है, जिसको आप आराम से उसके तरीके से याद रख सकते हो कि सीधा, उल्टा, और ये आपका एक तो सीधा ए करो 1 है ना, उसके बाद में आप उल्टा करो 2, उसके बाद में ये 3 है, उसके बाद में ये आपका 4 है, उसके बाद में ये 5 है, उसके बाद में ये 6 है, और उसके बाद में उसको 2-2 7 है। ऐसे 7 स्टेप होते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये जो हैंड वॉशिंग की आपने, उसमें कब कब करना है ऐसा। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो आपका ये है, क्या कहते हैं उसको, रगड़, फ्रिक्शन। तो हैंड वॉशिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो होता है फ्रिक्शन। ये भी एग्जाम में पूछा भाई। तो फ्रिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब आप ये कर रहे हो उस समय आपको फ्रिक्शन का सहारा लेना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो हैंड वॉशिंग है इसमें 5 मूवमेंट कौन कौन से, तो 2 बिफोर और 3 आफ्टर है ना। ये जो मूवमेंट है इसमें 2 तो बिफोर होते हैं और 3 आफ्टर होते हैं। बिफोर कौन कौन से, बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर कैरिड आउट एनी प्रोसीजर ऑन द क्लाइंट, मरीज को टच करने से पहले और मरीज के ऊपर कोई भी मेडिकल प्रोसीजर करने से पहले हैंड वॉशिंग कर लो। 3 आफ्टर होते हैं, तो आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, और आफ्टर एक्सपोजर, आफ्टर एक्सपोजर बॉडी फ्लूइड। 3 आफ्टर है, मरीज को टच करने के बाद में, मरीज के आसपास के एरिया को टच करने के बाद में, और मरीज के किसी बॉडी फ्लूइड से एक्सपोज होने के बाद में। ये तो 3 आफ्टर वाले समय है। और बिफोर वाला 2 समय, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 5 मूवमेंट और 7 स्टेप होता है हैंड वॉशिंग के। फ्रिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप कितना अच्छा रगड़ करते हैं उतना ही अच्छा हैंड वॉशिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किलिंग होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे। हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं तो 20 से 30 सेकंड, और अगर आप सोप एंड वाटर यूज करते हैं 40 से 60 सेकंड। ये 2 बातें हम बता चुके हैं। हाँ, एक बार खसरा होने पर कितने समय तक प्रतिरोधक क्षमता आती है? एक बार खसरा होने पर, एक बार खसरा मतलब आपको अगर जिंदगी में एक बार मीजल्स हो गया है, याद रखना दोस्तों, एक तो होता है चिकन पॉक्स, एक होता है मीजल्स। ये ऐसी बीमारी है जो अगर डिजीज हो जाती है, अगर ये डिजीज हो जाती है तो डिजीज होने के बाद में लाइफ लॉन्ग के लिए इसमें क्या बनती है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बनती है। मतलब जब ये बीमारी हो जाती है तो स्वतः ही टीका लग जाता है। अब जिंदगी में ये बीमारी दोबारा कभी नहीं होगी। तो जिस बच्चे को मीजल्स हो जाता है उसको मीजल्स का वैक्सीन देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस बच्चे में तो मीजल्स जो हो गया है, अब उसमें जिंदगी भर के लिए मीजल्स जो है उसकी क्या बन गई है, प्रतिरोधक क्षमता बन गई है, इम्यूनिटी बन गई है। तो अगर किसी को एक बार मीजल्स हो जाए, एक बार चिकन पॉक्स हो जाए, तो जिंदगी भर के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए इम्यूनिटी बन जाती है। 1 साल के लिए, 5 साल के लिए नहीं है, या मेरे को पता नहीं है, ये गलत जवाब है। सही जवाब है कि पूर्ण जीवन चक्र जो है उसमें क्या बन जाती है, इम्यूनिटी बन जाती है। प्यारे दोस्तों, मीजल्स का जो वैक्सीन होता है, इस वैक्सीन को 9 मंथ पे लगाते हैं। अगर मान लो किसी मरीज में मीजल्स नहीं हुआ है, मीजल्स नहीं हुआ है, तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, मत होने दो। कब नहीं हो सकता? जब आप 9 महीने की उम्र पे सबक्यूटेनियस रूट से मीजल्स का वैक्सीन लगा देते हो। मीजल्स का वैक्सीन प्यारे दोस्तों हमेशा लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन होता है। कैसा वैक्सीन होता है? लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन होता है। जब भी आप मीजल्स का वैक्सीन देते हैं, साथ में विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन जरूर देते हैं, जो मीजल्स के इफेक्ट को ठीक रखता है और साइड इफेक्ट को मिनिमाइज करता है। तो विटामिन ए भी 9 मंथ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डोज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। ये जब मीजल्स का वैक्सीन हम स्टार्ट कर देते हैं, है ना, दे देते हैं, ये अगर आपने नहीं दिया और किसी बच्चे को अगर इस रसगुल्ले को मीजल्स हो जाता है, तो मीजल्स होने के क्या साइन है? मीजल्स के क्लिनिकल साइन होते हैं दोस्तों, एक तो 3 सीज साइन होते हैं, जिसमें मरीज को कॉफ होता है, कोराइजा होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है।
एक तो ये देखने को मिलता है, एक मीजल्स के अंदर देखने को मिलता है कॉप्लिक स्पॉट। क्या देखने को मिलता है? कॉप्लिक स्पॉट, जो कि आपके ओरल कैविटी में होता है, ओरल कैविटी में होता है कॉप्लिक स्पॉट। और ये जो कॉप्लिक स्पॉट बना है, ये कॉप्लिक स्पॉट पहले बनेगा और फिर वहाँ पे रैश वाली स्टेज आएगी जिसको इरप्शन वाली स्टेज कहते हैं। तो प्रोड्रोमल वाली जो स्टेज है शुरुआत वाली, उसमें तो कॉप्लिक स्पॉट बनता है और उसके बाद में रैशेज बनते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, इरप्शन होता है और छोटे छोटे रेड कलर के मैक्यूलर रैश बनते हैं, मैक्यूलर रैश बनते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं, छोटे छोटे रैश जो कि फ्लैट लीजन होते हैं, पूरी स्किन के ऊपर बनते हैं मीजल्स के मरीज के अंदर। 3 सीज साइन मीजल्स से संबंधित है और कॉप्लिक स्पॉट मीजल्स में बनता है। मीजल्स जो बीमारी है, इस बीमारी के होने पे बच्चे को कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सवाल बना है मीजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा। मान लो किसी बच्चे को मीजल्स हुआ है तो इस मीजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बता दो प्यारे दोस्तों। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ओटाइटिस मीडिया। क्या होता है प्यारे दोस्तों? मिडल ईयर का इन्फेक्शन हो जाता है। मीजल्स का इन्फेक्शन होने पे इसको ओटाइटिस मीडिया के नाम से जानते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ओटाइटिस मीडिया। कॉप्लिक स्पॉट बनता है सेकंड मोलार के पीछे, तो सेकंड मोलार जो है उसके पीछे जो है ये कॉप्लिक स्पॉट बनता है और इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ओटाइटिस मीडिया। इस कॉम्प्लिकेशन के अलावा कुछ और कॉमन कॉम्प्लिकेशन होते हैं और इन कॉमन कॉम्प्लिकेशन में बच्चे को डायरिया होता है मीजल्स की वजह से, डायरिया। उसको निमोनिया होता है मीजल्स के बच्चे के अंदर, निमोनिया। तो डायरिया और निमोनिया जो है इसको भी वहाँ पे ध्यान रखना होता है मीजल्स के बच्चे में। और मीजल्स ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद में एक रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि इसके ठीक होने के बाद में लगभग 7 से 10 साल में ये कॉम्प्लिकेशन होता है और कई मिलियंस बच्चों में किसी एक को होता है। इसको SSPE कहते हैं। SSPE होता है सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पान एनकेफेलोपैथी, पान एनकेफेलोपैथी, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पान एनकेफेलोपैथी। ये कॉम्प्लिकेशन है जो मीजल्स के बच्चे में होता है और एक रेयर कॉम्प्लिकेशन और डेंजर कॉम्प्लिकेशन है। मीजल्स के बच्चे को डायरिया और निमोनिया होता है और मीजल्स के बच्चे का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ओटाइटिस मीडिया होता है। प्यारे दोस्तों याद रह जाएगा, हाँ 7 से 10 साल बाद में होता है ये और मिलियंस ऑफ बच्चों में किसी एक को होता है ना, है ना, 1 मिलियन बच्चों में किसी एक को होता है, तो 1 in million होता है ये। हाँ याद रह जाएगा, आसान है कि सभी बातें खसरे के बारे में याद रखनी है। खसरा मीजल्स को ही बोला जाता है और मीजल्स के द्वारा बनने वाली जो इम्यूनिटी होती है प्यारे दोस्तों, वो इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग की इम्यूनिटी होती है, द इम्यूनिटी फॉर लाइफ लॉन्ग। अगला क्वेश्चन, हाँ निमोनिया हमेशा ही खतरनाक है, निमोनिया से सांस में दिक्कत होगी। तो मीजल्स के बच्चे के मृत्यु का कारण निमोनिया ही है। ओटाइटिस मीडिया से बच्चा मरता नहीं है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को ओटाइटिस मीडिया होता है, ऐसा हमने बोला। याद तो रखूंगा, बहुत बढ़िया। हाँ याद रखना, दुआओं में मत रखना, दिमाग में रखना। दिमाग में याद रहेगा तो एग्जाम में छाप के आ जाओगे, है कि नहीं है। और जिन्होंने अभी तक लाइक बटन प्रेस नहीं किया है, मैं फिर बता रहा हूं कि कहानी ये है कि अगर किसी सवाल को कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब लिखना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। SSP क्या होता है? मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन होता है, एनकेफेलोपैथी होती है, दिमाग की बीमारी होती है, ताने आने लग जाती है बच्चों को, लेकिन हर बच्चे को नहीं होती है, बहुत रेयर होता है, मीजल्स के कॉम्प्लिकेशंस के रूप में होता है। सभी लोगों को जवाब लिखना है। आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए। तो हमारे जितने भी 1700 रसगुल्ले हैं, आंकड़ा पूरा 2000। मैं फिर बता रहा हूं, आपका आंकड़ा ही, हाँ। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों क्या लिखा है? ग्रोथ चार्ट में नहीं होता है। टीकाकरण की जानकारी ग्रोथ चार्ट में होती है। टीका कौन सा कब लगेगा, ये पूरा टीकाकरण वैक्सीनेशन जो है उसकी जानकारी ग्रोथ चार्ट में होती है। ग्रोथ चार्ट में वजन और उम्र याद रखना दोस्तों। ग्रोथ चार्ट बच्चे की ग्रोथ को मेजर करने का चार्ट है। उम्र के साथ में वजन, उम्र के साथ में हाइट, कौन सा टीका कब लगेगा,
ये सब कुछ ग्रोथ चार्ट में मेंशन होता है। ग्रोथ चार्ट में रोग के उपचार का विवरण कभी भी नहीं होता है। ग्रोथ चार्ट में रोग का उपचार, अरे रोग का उपचार ट्रीटमेंट चार्ट होता है। कौन सा चार्ट होता है? ट्रीटमेंट चार्ट होता है, मेडिकेशन चार्ट होता है। इसको आप ट्रीटमेंट चार्ट कह दो, इसको मेडिकेशन चार्ट कह दो। ये ग्रोथ चार्ट थोड़ी होगा। जिस भी मरीज के रोग के उपचार के लिए जो दवा का विवरण होता है वो ट्रीटमेंट चार्ट होता है, मेडिकेशन चार्ट होता है, मरीज का फाइल चार्ट होता है, वो ग्रोथ चार्ट नहीं होता है। तो ये ग्रोथ चार्ट नहीं है। ग्रोथ चार्ट जो होता है वो इस तरीके का होता है, ध्यान रखना। ग्रोथ को मेजर करने के दो पैरामीटर है, हाइट और वेट, वो यहाँ पे मेजर करते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पे आपका उम्र होता है बच्चे का, यहाँ नीचे की लाइन में तो उम्र है, और इधर जो है वो हाइट और वेट को मेजर करने की स्केल है। और उम्र के साथ में कितना हाइट बढ़ रहा है, कितना वजन बढ़ रहा है, इस तरीके से कर्व बनेगा। इनको ग्रोथ कर्व कहते हैं। और ये बच्चे की ग्रोथ को मेजर करता है। अगर ये चार्ट का कलर ब्लू है तो ये मेल है बच्चा, मेल। मेल में ब्लू कलर का चार्ट काम में लेते हैं। अगर ये पिंकी पोंकी चार्ट है तो पिंक कलर जो है वो फीमेल के लिए है। किसके लिए है? फीमेल चाइल्ड के लिए है। तो फीमेल चाइल्ड में पिंक कलर का चार्ट काम में लेते हैं, मेल चाइल्ड में ब्लू कलर का चार्ट काम में लेते हैं। और ये जो चार्ट है ये ग्रोथ का चार्ट है। इसमें तो हाइट और वेट का ही मेंशन है। इसका जो पीछे वाला हिस्सा है जो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि एक ही हिस्सा दिख सकता है। इसको मैं अगर घुमा दूं, अब देख लो मैंने घुमा दिया, दिखा आपको? नहीं दिखा सर, कहाँ से दिखेगा? ऐसे थोड़ी घूमेगा ये, है? तो ये घूमता नहीं है। पर अगर इसको मैं घुमा दूं तो इसके पीछे वैक्सीनेशन पूरा शेड्यूल मेंशन होता है। तो ग्रोथ चार्ट में वैक्सीनेशन शेड्यूल मेंशन होता है। ग्रोथ चार्ट में बच्चे की ग्रोथ यहाँ पे देखी जा सकती है, लेकिन क्या नहीं है, क्या नहीं है प्यारे दोस्तों? ग्रोथ चार्ट में कभी भी रोग का उपचार का विवरण नहीं होता है। याद रह जाएगा, आसान है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। डच कैप है, क्या है डच कैप? डच कैप क्या है बताओ? मीजल्स को लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? लोकल क्या होती है? मीजल्स मतलब खसरा, खसरा मीजल्स है कि नहीं है? ये लोकल ही है, हैं? चलिए अगला क्वेश्चन, जवाब लिखो आप तो बस अब दमादम। लोकल, परदेसी, स्वदेशी इनको छोड़ो, है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों क्या लिखा है? डच कैप क्या है? गर्भ निरोधक गोली, गर्भ निरोधक डायफ्राम, कॉन्डोम, कॉपर टी। डच कैप। अच्छा, डच कैप का दूसरा नाम क्या है बताओ सभी लोग, है ना? दूसरा नाम क्या है? डच कैप को और किस नाम से जानते हैं? देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब लिखते हैं। डच कैप को और किस नाम से जानते हैं? जवाब लिखो भाई स्पीड के साथ में। नहीं ये नो आइडिया। सर्वाइकल कैप, ऐश्वर्या, बहुत अच्छे। सर्वाइकल कैप, डच कैप को और किस नाम से जानते हैं? सर्वाइकल कैप। इसको एक और नाम देते हैं, सर्वाइकल कैप। और ये एक गर्भ निरोधक डायफ्राम है। आपने इसकी फोटो देखी हो तो ये इस तरीके का दिखता है। ये है डच कैप या सर्वाइकल कैप। थोड़ा ब्लरिंग होगा क्योंकि ये इस तरीके से बैलून के रूप में होता है। और ये जो रिंग है वो आप देख ही रहे हो, जो रिंग है कि नहीं है? इसको डच कैप बोलो या सर्वाइकल कैप बोलो, दोनों एक ही बात है। और डच कैप एज ए डायफ्राम यूज करते हैं वहाँ पे, है ना? कॉन्ट्रासेप्शन को रोकने की जो गोली होती है वो दोस्तों माला डी और माला एन होती है। ये जो माला डी और माला एन है ये कॉन्ट्रासेप्शन की गोली है, गर्भ निरोधक गोली कहते हैं। लीवोनॉर्जेस्ट्रोल, एथिनाइल एस्ट्रोडियोल इसके अंदर होता है। और साथ में फेरस फ्यूमरेट भी होता है। 21 दिन का तो ये हार्मोनल पिल्स होता है।
और 7 डेज का फेरस फ्यूमरेट टैबलेट होता है। हार्मोनल पिल में आता है लीवोनॉर्जेस्ट्रेल एंड एथिनाइल एस्ट्रेडियोल। इस फैमिली प्लानिंग के जितने भी मेथड है, जितने भी बातें हैं, इनको हम अलग लेक्चर के थ्रू आगे और पढ़ेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू। तभी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लीवोनॉर्जेस्ट्रोल आता है और एथिनाइल एस्ट्रेडियोल आता है। माला डी और माला एन ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। लेकिन अभी हमने जो ये बात किया इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैप या डच कैप। जो कॉन्डोम होता है दोस्तों, फीमेल कॉन्डोम, वो डिफरेंट है। कुछ लोग इस कैप को फीमेल कॉन्डोम मान लेते हैं। कॉन्डोम इज डिफरेंट। फीमेल कॉन्डोम इस तरीके का होता है, उसमें एक फ्लेक्सिबल रिंग होती है दोनों साइड के अंदर, एक एप्लीकेटर होता है एप्लीकेट करने के लिए, और इस एप्लीकेटर की मदद से कॉन्डोम जो है उसको यहाँ पे स्टेबलाइज करवाया जाता है और ये बाहर की तरफ रहता है कॉन्डोम। तो ये फीमेल कॉन्डोम है जो कि स्लाइट डिफरेंट है। और मेल कॉन्डोम जो है वो कुछ इस तरीके का रहता है। तो ये अलग अलग मेथड है जिसके थ्रू हम फैमिली प्लानिंग जो है उसके लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो फीमेल कॉन्डोम है, मेल कॉन्डोम है, डच कैप है और पिल टैबलेट है, माला डी और माला एन 0.15 एंड 0.03। क्लियर हो गया? लीवोनॉर्जेस्ट्रोल और एथिनाइल एस्ट्रेडियोल, फेमिडोन। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, फ्यूमिगेशन। अब वहां से निकल के आओ फ्यूमिगेशन पे। फ्यूमिगेशन में क्या प्रयोग होता है? कितना जबरदस्त है। ये एग्जाम की एक खास बात होती है कि एग्जाम आपको पूरा घुमाता है, मतलब कभी कहीं न कभी कहीं न। एक बार पूछता है एंडोक्राइन सिस्टम ने, फैमिली प्लानिंग सीधा न, फिर इधर। हर एक सवाल जो है ना पूरा घुमाता है आदमी के दिमाग को, मतलब पूरे घोड़े दौड़ा देता है ना। एक सवाल आता है उधर से, फिर दूसरा सवाल आता है इधर से, तीसरा उधर से, चारों दिशाओं में, है कि नहीं है? हाँ। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों फ्यूमिगेशन हमेशा काम में लेता है फॉर्मेलिन, है ना। ऑपरेशन थिएटर्स, आईसीयू वगैरह हॉस्पिटल में फ्यूमिगेशन किया जाता है। फॉर्मेलिन काम में लेता है। फ्यूमिगेशन की मशीन आती है और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेलिन फ्यूमिगेशन किया जाता है। तो ये फ्यूमिगेशन का तरीका है, आप सभी लोगों ने किया भी होगा। आपकी आंखें भी जली होगी कई बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे बर्निंग होता है आई के अंदर, क्योंकि उसकी जो गैसेस है उनकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। क्लियर है? हाँ। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जॉन स्नो ने कौन से रोग की एपिडेमियोलॉजी की वर्णन किया? जॉन स्नो एक भाई साहब हुए हैं, बड़े खतरनाक भाई साहब है, और उन्होंने पब्लिक हेल्थ डिजीज, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, यू हर्ड द नेम फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ? सुना है दोस्तों कि नहीं सुना है? फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन है? फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन है? क्या सर जॉन स्नो है? अरे जॉन स्नो नहीं है, जॉन सीना नहीं है। ये कुछ लोगों को तो ये जॉन स्नो की जगह जॉन सीना दिख रहा है। यहाँ पे हम WWE नहीं करवा रहे हैं जो जॉन सीना दिख रहा है तुम्हें। ये फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोलेरा को कहते हैं प्यारे दोस्तों, कोलेरा। कोलेरा फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। एड्स को बोलते हैं पिक्स डिजीज। ये सब नाम है इनके, दूसरे नाम है ना। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ बोलते हैं कोलेरा को। 2 डायरियल डिजीज है, एक टाइफॉइड और दूसरा कोलेरा। प्यारे दोस्तों जो टाइफॉइड है, टाइफॉइड, ये टाइफॉइड होता है किसकी वजह से? साल्मोनेला टाइफी। याद रखना, इस टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी। और इस कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट होता है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी इसका पॉजिटिव एजेंट है। टाइफॉइड में भी डायरिया होता है, इसके अंदर भी डायरिया होता है। टाइफॉइड के डायरिया का तरीका जो है वो पी सूप स्टूल होता है। ये टाइफॉइड में जो डायरिया होता है उसमें स्टूल का पैटर्न होता है पी सूप स्टूल। और इसके अंदर जो डायरिया होता है प्यारे दोस्तों, ये डायरिया होता है राइस वाटर स्टूल। राइस वाटर स्टूल, इसके अंदर तो होता है राइस वाटर स्टूल। टाइफॉइड में होता है पी सूप स्टूल। मलेरिया जो है और एड्स, 2 ये और बीमारी यहाँ पे रहती है। इनमें ये बैक्टीरियल और बैक्टीरियल डिजीज है। मलेरिया वेक्टर बॉर्न डिजीज है और एड्स जो है वो वायरल डिजीज है। एग्जाम में ये भी सवाल आता है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से है, कौन सी वायरस से है, कौन सी वेक्टर बॉर्न है। तो आपको एटलीस्ट ये भी अलग अलग पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया से कौन सी होगी, वायरस से कौन सी होगी और ये इससे कौन सी होगी। हाँ,
हाँ, इस एड्स जो होता है ना, इसको स्लिम डिजीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिम डिजीज, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? स्लिम डिजीज। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, तो साल्मोनेला टाइफी हो गया, मलेरिया हो गया, एड्स और कोलेरा। स्लिम डिजीज इसलिए क्योंकि यहाँ पे मरीज में माल एब्जॉर्प्शन होता है, खूब सारा डायरिया होता है आंत से, इसको हम क्या बोलते हैं? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, है ना। इसका रीजन होता है माल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इम्यून पावर बहुत कमजोर होता है और क्रॉनिक डायरिया होता है। क्रॉनिक डायरिया की वजह से इसको क्या बोलते हैं? स्लिम डिजीज बोलते हैं। मरीज बहुत दुबला पतला हो जाता है और वजन जो है बहुत ज्यादा मरीज का कम हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अब कोलेरा की हम अगर थोड़ा सा बात करें, कोलेरा की थोड़ी एपिडेमियोलॉजी को हम समझे, तो यहाँ पे देखना, कोलेरा जो है उसको हम एक्यूट डायरियल डिजीज के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरी यहाँ पे होता है। इस कोलेरा में क्या होता है कि प्रोफाउज वाटरी डायरिया होता है, जिसको हम राइस वाटर स्टूल कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे 2 घंटे से 5 दिन का होता है। 2 घंटे से 5 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। एक सवाल एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है प्यारे दोस्तों कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में घुसता है। जैसे मान लो ये विब्रियो कोलेरी है, ये बॉडी में घुसने के बाद में पहला साइन एंड सिम्टम जब अपियर होता है, उस समय के पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। कि एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स एंड फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपियर होने के बीच का जो समय है, उस समय को नाम देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, जो 2 घंटे से लेके 5 दिन का हो सकता है कोलेरा में। ये जो कोलेरा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जिसका शेप हमेशा कोमा शेप का होता है। विब्रियो कोलेरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और कोमा शेप का बैक्टीरिया होता है। 2 घंटे से 5 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये जो कोलेरा है, इस कोलेरा में स्टूल के अलावा वॉमिटिंग होगा, डिहाइड्रेशन होगा और सर्कुलेटरी कोलैप्स, और मरीज शॉक में चला जाएगा। सर ये जब होगा तो मरीज में क्या क्या दिक्कत होगी? मरीज में इसके होने का जो कारण होता है वो है कि आपका अनहाइजीनिक फूड एंड वाटर, इन्फेक्टेड और कंटामिनेटेड वाटर और फूड के खाने से होता है। और एनुअल डेथ जो होती है वो लगभग 1 लाख लोगों की इसमें डेथ होती है और 3 से 5 मिलियन लोगों को कोलेरा का इन्फेक्शन होता है एनुअली। आपको इसको प्रिवेंट करना है तो आपको वाटर को सेव करना पड़ेगा, सेफ फूड करना पड़ेगा, हैंड वॉश करना पड़ेगा, टॉयलेट को क्लीन रखना पड़ेगा, और बैक्टीरिया एग्जिट बॉडी थ्रू फीसेज दैट कैन बी कंटाजियस अप टू 14 डेज। 14 दिन तक आपके फीसेज के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो उसको सही तरीके से डिस्कार्ड करना होता है, नहीं तो दूसरे लोगों को हो जाएगा। इसलिए इसको फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कहते हैं। पब्लिक हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। इसीलिए तो जो ये है ना, जितने भी टॉयलेट्स वगैरह है उनका प्रचलन इसीलिए आया, इसी तरीके से उसको रोका जा सकता है। कोलेरा को प्रोफाइलैक्टिक करने के लिए प्रोफाइलैक्सिक मेडिकेशन टेट्रासाइक्लिन भी देते हैं। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। इसकी प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशन जो होती है कोलेरा की, वो क्या होती है? टेट्रासाइक्लिन। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है डॉक्सीसाइक्लिन। कोलेरा में 2 बातें याद रखनी है। अगर आप इसको प्रोफाइलैक्टिक करना चाहते हो, प्रोफाइलैक्सिस, तो प्रोफाइलैक्सिस तो होती है टेट्रासाइक्लिन, और ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए प्यारे दोस्तों तो होती है डॉक्सीसाइक्लिन। तो एक होती है टेट्रासाइक्लिन, एक होती है डॉक्सीसाइक्लिन। यू कैन प्रिवेंट इट विद द हेल्प ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंड यू कैन ट्रीट इट विद द हेल्प ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन। दिस इज ऑल अबाउट द कोलेरा। और कोलेरा जो है इसको फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कहते हैं। पॉजिटिव एजेंट विब्रियो कोलेरी है, जो कि एक बैक्टीरिया है, और इसके अंदर जो स्टूल का पैटर्न होता है वो होता है आपका राइस वाटर स्टूल, जबकि टाइफाइड में स्टूल का पैटर्न होता है पी सूप स्टूल। ये दोनों ही एग्जाम में पूछा है। दोनों ही डायरियल डिजीज है, एक्यूट डायरियल डिजीज है। डायरियल डिजीज का मेन प्रॉब्लमेटिक इश्यू क्या है कि उससे मरीज को डिहाइड्रेशन होता है, और जब डिहाइड्रेशन होगा तो मरीज जो है उसके अंदर जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्लियर है? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सभी को जवाब लिखना है, दिल खोल के लिखना है, और सेशन को याद रखना है दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात किसी ने बोली कि जो आपका बर्फ होता है, बर्फ जब फ्रीज में आप उसको डिपॉजिट कर देते हैं तो बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है। बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। ऐसा थोड़ी हुआ कि सूर्यास्त हुआ और 1 ही घंटे में वापस उदय हो गया।
आप कंफ्यूज हो जाएंगे कब सोए कब जगे। तो ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, हिम्मत रख थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। कर दिखाएगा जो तूने सोचा है, कर दिखाएगा जो तूने सोचा है। बस हिम्मत से हिमाकत के साथ में अपने टारगेट में लड़ता रहे, क्योंकि कुछ पाने के लिए समय तो लगता है, वक्त लगता है। तो एक बहुत कॉन्फिडेंस बात रहती है लाइफ में कि पूरे जोश और उत्साह के साथ में जुनूनी बने और अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, डेफिनेटली सफल होंगे। ग्लूकोज की मात्रा, अब देखो मैं मोटा मोटा आपको एमनियोटिक फ्लूइड का कंपोजिशन बताता हूं कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड को हम देखें तो इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा है 10%, 20%, 40%, 60%। तो इसका कंपोजिशन देखो एमनियोटिक फ्लूइड का। तो जब हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, कंपोजिशन की बात करते हैं तो मोटा मोटा याद रखना, एमनियोटिक फ्लूइड में अगर ग्लूकोज आपको पूछे, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा हुआ सवाल है, तो वो 30 mg/dl के आसपास होता है, मतलब लगभग 30% होता है। हमारे ऑप्शन में 30 नहीं होके हमारे ऑप्शन में क्या लिखा है, हमारे ऑप्शन में 10, 20, 40 और 60 है। तो प्यारे दोस्तों क्या होगा फिर, क्या होगा जब आपने बोला कि वहां पे, जब आपने बोला कि वहां पे कितना है, वहां पे 30% है, 30 mg/dl है, तो इन चार ऑप्शन के हिसाब से क्या जाएगा 20, क्योंकि 40 तो होगा नहीं, ये ज्यादा है, इतना होता नहीं है, और 10 तो कम है, तो हम किसको चूज करते हैं 20, क्या चूज करते हैं 20%। इसके अलावा इसमें क्या क्या और कंपोनेंट होता है, तो प्यारे दोस्तों इसमें कैल्शियम होता है, क्लोराइड होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, जिनकी मात्रा 4 ml, 12 मिलीकुलेंट, 4.9, 33 मिलीकुलेंट ये होती है, इन सभी की मात्रा। इसमें क्रेटिनिन होता है, यूरिक एसिड होता है, एल्ब्यूमिन होता है, अल्फा ग्लोबुलिन होता है, अल्फा 2 ग्लोबुलिन होता है, बीटा ग्लोबुलिन होता है, गामा ग्लोबुलिन होता है। इसका मतलब मेजर प्रोटीन है ये सारी की सारी, ये सारी की सारी क्या है, प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, अल्फा ग्लोबुलिन, अल्फा 2 है ना, और गामा ग्लोबुलिन, इसका टोटल अमाउंट कभी नहीं पूछेंगे, पर ये सब होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड होते हैं। ये कंपोजिशन उसी तरीके का है जो आपके यूरिन का कंपोजिशन है। क्यों, यूरिन के कंपोजिशन जैसा नहीं दिख रहा है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, प्रोटीन है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेजर जो पोर्शन है प्यारे दोस्तों वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल यूरिन। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो किसका बना होता है, तो इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड को बनने में किसका रोल है, यूरिन के फ्लो का। 800 से 1200 ml जो यूरिन है वो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड में ऐड होता रहता है, तो इसका मेजर कंपोनेंट तो यूरिन ही है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। थोड़ा बहुत लंग्स का फ्लूइड इसके अंदर ऐड है, लेकिन मेजर कंपोनेंट क्या है, यूरिन ही है। और इस एमनियोटिक फ्लूइड को वापस बच्चा पीता है, तो 1000 ml, 500 से 1000 ml बच्चा पी लेता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल मेंटेन कैसे होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा अपना यूरिन ऐड करता है, उसी एमनियोटिक फ्लूइड को वापस पी लेता है, फिर अपना यूरिन ऐड करता है, उसी को वापस बच्चा पी लेता है कि नहीं है। तो इस तरीके का कंपोनेंट यहाँ पे चलता है। तो अगर आपको पूछे कि एमनियोटिक फ्लूइड में मैक्सिमम क्या होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे का यूरिन होता है। अगर आपको पूछे एमनियोटिक फ्लूइड को वापस कौन एंगल्फ करता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड को बच्चा वापस पी लेता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, याद रह जाएगा, आसान है प्यारे दोस्तों। चलिए, तो ये इस तरीके का कंपोजिशन है एमनियोटिक फ्लूइड का, क्लियर है। प्रिवलेंस ऑफ डिजीज किसको कहते हैं, नए रोगी, पुराने रोगी, दोनों रोगी, पता नहीं, रोगी जाने न रोगी के घर वाले जाने, हमें तो कोई पता नहीं, बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, सवाल इतना ही बनेगा प्यारे दोस्तों कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसके मेजर कंपोनेंट में क्या होता है, जवाब है फीटल यूरिन। एमनियोटिक फ्लूइड को वापस बच्चा कैसे लेता है, तो जवाब है पी लेता है। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है, बहुत आसान आसान बातें हैं, क्या होता है और क्या करता है बच्चा, तो यूरिन होता है और पी लेता है, बस बात इतनी सी है। हाँ
प्यारे दोस्तों दिया गया है प्रिवलेंस ऑफ डिजीज का क्या मतलब है, नए रोगी, पुराने रोगी, दोनों रोगी, पता नहीं कौन से रोगी, रोगी रोगी का फर्क है और कुछ नहीं है। हाँ क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो देखो एक बात टब है, यहाँ पे एक टब है, इसको इससे आप आराम से सीख सकते हो ये प्रिवलेंस इंसिडेंस। इसको एपिडेमियोलॉजिकल बाथ टब कहते हैं। ये जो एपिडेमियोलॉजिकल बाथ टब है, इसमें क्या होता है, ये जो आपका टब है इसके अंदर जितने भी केस है उसको प्रिवलेंस कहते हैं। प्रिवलेंस का मतलब क्या हो गया कि अंदर पानी है और इंसिडेंस आ रहा है, इंसिडेंस मतलब नया पानी आ रहा है। तो जो नए रोगी है, न्यू केस है, नए केस जो होता है उनको तो हम बोलते हैं इंसिडेंस। इंसिडेंस रिपोर्ट होती है ना, नया इंसिडेंस हुआ, नया मरीज बना, तो जो नया मरीज बनता है उसको तो हम बोलते हैं इंसिडेंस। जो पुराना है पहले से, ओल्ड पहले था और उसके अंदर जो नया ऐड हो गया, तो ओल्ड प्लस न्यू को मिला के हम बोलते हैं प्रिविलेंस। उनमें से कुछ पानी भाप बन के उड़ जाता है, वो मरीज वो है जो रिकवर कर चुके हैं। रिकवर मतलब जो ठीक हो जाते हैं। भाई नए और पुरानों में से कुछ क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, और कुछ क्या हो जाएंगे, मॉर्टेलिटी का शिकार हो जाएंगे। जो पानी लीक हो जाएगा वो किसका शिकार हो जाएंगे, मॉर्टेलिटी का, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ। तो एक ये बात टब है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रिविलेंस वर्ड जब भी पूछा जाए, इसमें पुराने पहले से थे और नया पानी हमने डाला, नया जो हमने डाला उसको इंसिडेंस कहते हैं। उनमें से जो ठीक हो जाते हैं वो रिकवरी है, और जो पानी गिर जाता है, क्योंकि टब यहाँ से लीक है, तो जो गिर गया वो गिर गया, जो गिर गया वो चला गया, इसको हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, डेथ के नाम से जानते हैं। ये डेथ कहलाएगा। आपको एग्जाम में क्या पूछा गया कि प्रिविलेंस को क्या कहते हैं, तो प्रिविलेंस हमेशा दोनों रोगी होते हैं। प्रिविलेंस हमेशा क्या होता है, दोनों रोगी, मतलब नए प्लस पुराने, न्यू और ओल्ड, ये प्रिविलेंस रेट कहलाती है। नए रोगी को क्या बोलते हैं, इंसिडेंस। ये दो ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंसिडेंस नया रोगी है, और नए और पुराना रोगी तो पहले से है, जो नया था वही तो पुराना हुआ है, तो दोनों मिल गए तो क्या हो गया, और अगर वो गिर गए तो चला गया, डेथ, उड़ गया, बहती हवा सा था वो, जाने कहा गया वो, तो कुछ तो गए नीचे, कुछ गए ऊपर, जो ऊपर गए वो क्या हो गया, ठीक हो गया, रिकवरी। तो रिकवरी हो गई वहां पे, जो ऊपर गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में बच्चा हो जाता है हरा, नीला, गुलाबी, लाल, होली के है रंग हलाल हजार, सॉरी है कि नहीं है। तो चार ऑप्शन है प्यारे दोस्तों, कौन सा होगा, हरा, गुलाबी, नीला, लाल। होली नहीं खेल रहे हम बच्चे का कलर पूछ रहे हैं आपसे। और जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई ना, उनको कलर पहचानने में भी समय लगेगा, वक्त लगेगा। तो वक्त लगता है चीजों को समझने में। सभी को जवाब लिखना है, अपनी कोशिश पूरी रखनी है। याद रखना, कोशिश हमारा काम है, सफलता असफलता सिर्फ परिणाम है, उसका कोई मापदंड नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है कि नहीं है। और कोशिश हमेशा रहनी चाहिए बेस्ट वाली, इस बात का आपको रखना है ध्यान। प्यारे दोस्तों यहां पे हमने क्या पूछा है कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में बच्चा कैसा हो जाएगा, बच्चा कैसा हो जाएगा ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में। पहला हो गया, बच्चा हरा हो जाएगा, बच्चा नीला हो जाएगा, गुलाबी होगा या लाल होगा, तो बच्चा नीला हो जाएगा, ब्लू। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में बच्चा कैसा हो जाएगा, बच्चा ब्लू हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, नीला। क्यों, क्योंकि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल में बच्चे को क्या होगा, साइनोसिस, और साइनोसिस में बच्चा कैसा होता है, नीला। अगर किसी बच्चे को जॉन्डिस होती है, जॉन्डिस, तो उसमें बच्चा होता है येलो, येलो को बोलते हैं पीला। तो अगर कोई बच्चा पीला है, पीला यहाँ तो है नहीं, पर वो साइनोसिस में होगा। क्लियर है। गुलाबी अच्छा कलर है, गुलाबी लाल अच्छा बच्चा है कि नहीं है। और हरा बच्चा नहीं होता, नॉर्मली हरी घास होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, साइनोसिस रहेगा, नीला बच्चा। साइनोसिस वाला बच्चा कैसा होगा, नीला। इनमें से कौन से प्रकार के बेड में अधिक पिल्लो दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों बेड के अलग अलग टाइप होते हैं। जब हम बेसिक फंडामेंटल पढ़ते हैं
उसमें बिस्तर के अलग अलग टाइप है, जिसमें एक बेड है सर्जिकल बेड, एक बेड है बर्न बेड, एक बेड है प्लास्टर बेड, एक बेड है कार्डियक बेड। अलग अलग टाइप के बेड इस दुनिया में अवेलेबल है और बेड से ही सवाल एग्जाम में अवेलेबल है। तो अगर कोई बेड है इनमें से तो अधिक पिल्लो अगर आप यूज करते हैं तो कौन सा बेड है, सारे टाइम बता देंगे, ब्लीडिंग क्लॉटिंग, अरे पूरा लैब बता देंगे। रुको तो सही तुम, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ये तो आगाज है, ये तो आगाज है, अंजाम तो अभी बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी पर जमी, आगे सारा आसमां बाकी है। तो तुम क्यों चिंता करते हो, सब कुछ आएगा इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। हर एक क्वेश्चन आपसे हम डील करेंगे। और अभी तो आपको ये बताना है बेड में पिल्लो किस में ज्यादा होते हैं। तो चलिए देखते हैं। कई लोगों को लग रहा है सर्जिकल बेड में पिल्लो होंगे, कई लोगों को लग रहा है बर्न के बेड में पिल्लो, प्लास्टर के बेड में पिल्लो होंगे। याद रखो दोस्तों, अलग अलग बेड है, अलग अलग बेड है, तो पिल्लो काउंट करो। और ये कौन सा बेड है ये भी काउंट करो, पिल्लो काउंट करो तुम। पिल्लो, एक पिल्लो पांव की तरफ, एक पिल्लो हाथ के नीचे, एक पिल्लो पीछे, फाउलर कर दिया बेड को, कार्डियक टेबल लगा दी। एक्स्ट्रा पिल्लो यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं, एक्स्ट्रा पिल्लो। नॉर्मली एक बेड पे एक पिल्लो अलाउ है। अगर किसी बेड पे एक्स्ट्रा पिल्लो यूज होता है तो बेड कौन सा है, वो बेड कौन सा है प्यारे दोस्तों। अगर किसी बेड पे एक्स्ट्रा पिल्लो यूज हो रहे हैं, जिसमें कार्डियक टेबल यूज हो रही है, उस बेड को क्या नाम देंगे, अरे कार्डियक बेड देंगे भाई। कौन सा बेड बन जाएगा, कार्डियक बेड। सर्जिकल बेड में एक्स्ट्रा पिल्लो का जरूरत नहीं है। बर्न के बेड में तो पिल्लो ही नहीं है, पिल्लो उसमें तो ऐसे कवर करते हैं पूरा, डायरेक्ट टच में कुछ नहीं होना चाहिए। और प्लास्टर बेड में भी एक्स्ट्रा पिल्लो यूज नहीं होते हैं जितने एक्स्ट्रा पिल्लो कार्डियक बेड में यूज होते हैं। तो सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप फ्रैक्चर करा सकते हो मरीज का, पिल्लो मत घुसा देना, प्लास्टर लगा के छोड़ देना। पिल्लो तो ऐसे ही लगा देते हैं नॉर्मली, एक आध नहीं जरूरत होती है। एक्स्ट्रा पिल्लो उस मरीज को जरूरत होती है जो कार्डियक पेशेंट होता है, पाँव में एडिमा होता है, सांस में दिक्कत होती है, कार्डियक टेबल पे ऐसे करके सोएगा, जो ऐसे करके सोएगा उसके नीचे पिल्लो लगाना पड़ेगा, नहीं तो पिल्लू हो जाएगा। तो पिल्लो किस में यूज करते हैं, कार्डियक बेड में। अगला है प्यारे दोस्तों, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए निडल की लंबाई। ये देखो, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो सीएचओ के पेपर में पूछा हुआ है। निडल की लंबाई कौन से इंजेक्शन में कितनी होती है। एंगल हमने कल बताए थे आपको, एंगल हमने कल बताए थे। आज मैं निडल की लंबाई बताऊंगा। हर एक इंजेक्शन को लगाते समय, अब आप सबक्यूटेनियस लगा रहे हो, आप आईवी लगा रहे हो, आप आईएम लगा रहे हो, तो जो आगे की निडल है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। बताओ बताओ प्यारे लाल, कितना होगा निडल का लंबाई, किस मरीज में कितना होगा। सभी लोगों को जवाब लिखना है, जम के लिखना है, आंकड़ा नया लग जाना चाहिए। याद रखना, हमारी एक ही एनर्जी है और हम सब की एक ही ताकत है, और वो ताकत है बेस्ट बनने की ताकत सबके अंदर है। जरूरत है उसको जिंदा करने की, जरूरत है एक जोश के साथ में, एंथुजियाज्म के साथ में, पॉजिटिव एप्टीट्यूड के साथ में, पॉजिटिव माइंड के साथ में। पूरी दुनिया में माइंड का ही गेम है प्यारे दोस्तों, लोग दिमाग के साथ ही खेलते हैं। इसी दिमाग को यूज करके आप भी सिकंदर बन सकते हो। तो खोल अपनी मुट्ठी और जवाब लिख लो। 4 ऑप्शन दे दिए, 1.1 से 0.2, 0.2 से 0.5, 0.5 से 1 इंच और 1 to 2 इंच। ये रही लंबाई, माप लो और बता दो अपना आसमान कितना बड़ा है। बड़ा आसान है प्यारे दोस्तों, माप लो और बता दो। ये रही साइज, ये रही साइज, ये रही साइज। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन की बात करें, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की निडल्स काम में ली जाती है, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए है चारों ही। इसमें एक स्पेसिफिक लाइन है यहाँ से लेके यहाँ, मतलब ये जो 5/8 है ये सब क्यूटेनियस के लिए है और एक इंट्राडर्मल है। हमें क्वेश्चन में आईएम का पूछा था, आईएम। तो इंट्राडर्मल और सब क्यूटेनियस, इनका तो ये लंबाई आपको याद रखना है। और अगर ये आए कि वहां पे आपका 7/8, 1 इंच, 1 से 0.5 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, तो ये जो है 1 इंच से लेके 2 इंच तक ये कलर कोडिंग आती है आईएम के लिए। ये कलर कोडिंग किसके लिए है, आईएम के लिए है प्यारे दोस्तों, आईएम के लिए। ये जो छोटू छोटू नीडल है
ये सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल के लिए है कि नहीं है। और ये जो है ये आईएम इंजेक्शन के लिए है। इसको कभी कभी यूज करते हैं डीप आईएम के लिए, थोड़ा बड़ा साइज। और बाकी तो जो आपके आईवी रहेंगे वो सारे कैनुला रहेंगे, कैनुला 18 गोज, 20 गोज, 22 गोज, 14 गोज, 26 गोज, अलग अलग कैनुला आपने देखे होंगे। वो कैनुला जो है वो आईवी कैनुला रहते हैं। तो यहाँ पे इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस, इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं आईएम, और इसके अलावा डीप आईएम में ये निडल के अलग अलग लेंथ है। तो लेंथ से पूछा हुआ क्वेश्चन है और आई होप आपने क्वेश्चन को समझा हो। तो आपका जवाब यहाँ पे बन जाएगा, जो कौन सा बनेगा, 1 से 2 इंच। कितना लेंथ है, 1 से 2 इंच। आधा से 1 नहीं होगा, 0.2 से 0.5 नहीं है, 0.1 to 0.2 नहीं है। समझ में आ गई लेंथ कि क्या कौन सी लेंथ की बात हो रही है। वो जो निडल जो मरीज के अंदर इंसर्ट होगी, मसल्स तक पहुंचने की हिमाकत रखेगी, जिनका लेंथ लंबाई जो है वो इस तरीके का यहाँ पे रहेगा। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर। इस बात का ध्यान रखना। 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर है ना। तो 1 से 2 इंच है तो 2.5 से 5 सेंटीमीटर लेंथ का ये निडल आगे रहेगा। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, कई रसगुल्लों ने बहुत जबरदस्त आंसर दिए। देखो कुछ लोग जो है ना लगातार बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली जबरदस्त आंसर है। कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन भी है। मैंने फिर बताना है कि हो सकता है कि कंफ्यूजन होने का एक बड़ा कारण है, कंफ्यूजन होने का एक बड़ा कारण है थ्योरी की कमी होना। अगर आप एक बेस्ट थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो एक बार फिर से मौका दे रहे हैं, उत्कर्ष का सीएचओ का एक और बैच 15 दिसंबर तक आप एडमिशन ले सकते हो। इस बैच में आज ही एडमिशन ले, 15 दिसंबर तक एडमिशन ले सकते हो। नया बैच और एक बैच जो प्रीवियसली स्टार्ट हो चुका है नवंबर में, एक और नया बैच 15 दिसंबर तक आप एडमिशन ले सकते हो। पूरी थ्योरी, प्रिंटेड नोट्स, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, हर संडे को टेस्ट और ऑनलाइन कोर्स ऑफलाइन के साथ में फ्री, 1 साल की वैलिडिटी, बहुत कुछ मिलेगा। आज ही ज्वाइन करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट करें टीम उत्कर्ष के साथ में। नया ऑफलाइन बैच, आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो उत्कर्ष ऐप से। क्लास पूरी लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगी, घर बैठे भी इन क्लासेज को एंजॉय कर सकते हो। और पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जो कि पूरा पैटर्न जो है आपका सीएचओ का है, उसके आधार पे बनाया हुआ है। अगला है प्यारे दोस्तों, भ्रूण की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, भ्रूण की लंबाई कैसे लेते हैं। पहला लिखा हुआ है क्राउन से हील, नी से हील, क्राउन से नी, क्राउन से अम्बिलिकस। 4 ऑप्शन हमने लिखे हैं। क्या आंसर होना चाहिए बताइएगा दोस्तों। अब आपके जवाब होंगे फीस कितना है, ये कितना है, वो कितना है। तो ये सब आप जो है ऐड के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पे ही कम्युनिटी पोस्ट में आप ऐड देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। वैसे बैच का ऑफलाइन का फीस है 10,000 रुपये। आप अगर पहले 100 विद्यार्थियों में रजिस्टर्ड होते हैं तो 1,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट आपको वहाँ पे मिलेगा, है कि नहीं है। तो 10,000 ऑफलाइन की फीस रहती है। ऑनलाइन अगर आप उसको लेते हैं तो 3,500 रुपये है लाइव फ्रॉम क्लासरूम, याद रह जाएगा। ऑफलाइन की फीस रहती है 10,000। इसका मतलब है 5 मंगलयान, 5 मंगलयान। अब आपको सर ये मंगलयान क्या है, मंगलयान होता है 2000 के नोट के पीछे बना हुआ फोटो, और एक मंगलयान 2000 का होता है। 5 मंगलयान में, हाँ। चलिए, भ्रूण की लंबाई कैसे लेते हैं, क्राउन से हील, नी से हील, क्राउन से नी, क्राउन से अम्बिलिकस। प्यारे दोस्तों, हमेशा लेंथ का मेजरमेंट, लेंथ कहां से मेजर करते हैं, लेंथ, लेंथ कहां से मेजर करते हैं, लेंथ बताइए, बताइए जल्दी बताइए, लेंथ को कहां से मेजर करते हैं प्यारे दोस्तों, लेंथ कैसे मेजर करते हैं। बहुत बढ़िया, लेंथ को मेजर किया जाता है। लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है, मरीज का जो क्राउन है वहां से लेके हील तक, इसको बोलते हैं CHL। क्या बोलते हैं दोस्तों, CHL। 2 तरह की लेंथ होती है छोटे बच्चे में। यहाँ पे आप देखोगे एक लिखा हुआ है क्राउन नी से हील, क्राउन से नी। ये देखो
तो ये जो है क्राउन से हील, इसको बोलते हैं CHL। एक वर्ड आप और सुनोगे CRL। CRL बोलते हैं क्राउन रंप लेंथ। क्या बोलते हैं? क्राउन रंप लेंथ। CRL तो होती है क्राउन रंप लेंथ और CHL होती है क्राउन हील लेंथ। प्यारे दोस्तों, लेंथ को मेजर किया जाता है हमेशा क्राउन से हील तक, इसको बोलते हैं क्राउन हील लेंथ। और क्राउन से रंप तक अगर आप मेजर करो, अब रंप क्या है? रंप क्या है? तो इसको हम बोलते हैं अपर बॉडी सेगमेंट। देखो ये एक पूरा बच्चा है, ये पूरा बच्चा है, और अगर आप इसको एड़ी से चोटी, क्राउन से हील, ये मेजर करो, इसको तो CHL कहते हैं। और ये टोटल लेंथ होती है बच्चे की 50 सेंटीमीटर। एक न्यूबॉर्न बेबी की टोटल लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर, क्राउन हील लेंथ कहते हैं उसको। अब इसमें एक लेंथ होती है CRL, क्राउन रंप लेंथ। ये क्राउन रंप क्या होती है? इसको मैं बोलता हूं अपर बॉडी सेगमेंट। क्या बोलता हूं? अपर बॉडी सेगमेंट। तो ये कहां से कहां तक होगा सर? तो यहां पे बच्चे का जो क्राउन है, क्राउन से लेके और ये जो एरिया है सिंपाइसिस प्यूबिस, कौन सा एरिया? अगर बच्चे का क्राउन से लेके क्राउन टू सिंपाइसिस प्यूबिस, सिंपाइसिस प्यूबिस तक की अगर मैं लेंथ मेजर करता हूं, सिंपाइसिस प्यूबिस, इसको मैं नाम देता हूं क्राउन रंप लेंथ। सिंपाइसिस प्यूबिस तो आगे की तरफ है एंटीरियर, और पीछे की तरफ जो होता है पोस्टीरियर, वो है आपका कॉकिक्स बोन। कॉकिक्स जो है वो तो है पोस्टीरियर, और सिंपाइसिस प्यूबिस है एंटीरियर। एंटीरियर सिंपाइसिस प्यूबिस और पोस्टीरियर कॉकिक्स तक की जो लेंथ है उसको रंप वर्ड यूज करते हैं, और क्राउन ऊपर का है, इसको बोलते हैं क्राउन रंप लेंथ। अब प्यारे दोस्तों, ये जो एरिया है यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं लोअर बॉडी सेगमेंट। अब लोअर बॉडी सेगमेंट कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप जो टोटल लेंथ है, मतलब जो CHL है, उसमें से जो आपकी CRL है उसको आप माइनस कर दो। CHL में से आप किसको माइनस कर दो? CRL को माइनस कर दो, तो आपका लोअर बॉडी सेगमेंट आ जाएगा। अगर आप लोअर बॉडी सेगमेंट को ज्ञात करना चाहते हो तो प्यारे दोस्तों क्या कर लो, आप उस CHL में से क्राउन हील लेंथ जो है, टोटल लेंथ है, उसमें से जो आपकी CRL है, क्राउन रंप लेंथ है, उसको माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? लोअर बॉडी सेगमेंट आ जाएगा। ये लोअर बॉडी सेगमेंट है, इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। याद रखना बच्चों, ये जो पूरी लेंथ होती है इस न्यूबॉर्न बेबी में, वो होती है 50 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरा जो रसगुल्ला है ये टोटल कितने सेंटीमीटर का होगा? 50 सेंटीमीटर का। इस बच्चे में जो ऊपर वाली लेंथ है, यहां से लेके यहां तक, क्या बोला मैंने इसको? क्राउन रंप लेंथ, या इसी को क्या बोला? अपर बॉडी सेगमेंट। ये होता है लगभग 32 से लेके 35 सेंटीमीटर। मतलब बच्चे में अपर बॉडी सेगमेंट बहुत ज्यादा होता है, और ये कितना होता है? ये होता है 32 से लेके 35 सेंटीमीटर। और ये जो नीचे वाली लेंथ है जिसको हम लोअर बॉडी सेगमेंट बोलते हैं, मैंने टोटल लेंथ में से जब ऊपर वाले को माइनस किया तो नीचे वाला आ गया। तो नीचे वाला है ये लगभग 18 सेंटीमीटर के आसपास होता है, 15 से 18। तो ऊपर वाली लेंथ तो होती है 32 से 35 और नीचे वाली लेंथ होती है 15 से 18 सेंटीमीटर। तो एग्जाम में सवाल आता है कि बच्चे में जो अपर बॉडी सेगमेंट है, बच्चे में जो अपर बॉडी सेगमेंट है और जो लोअर बॉडी सेगमेंट है उसका रेशियो क्या है? बच्चे में जो अपर बॉडी सेगमेंट है, लोअर बॉडी सेगमेंट है, उसका रेशियो बता दो। तो अब रेशियो कैसे ज्ञात करेंगे? रेशियो देखिएगा, अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट। आप यहां पे देखो अपर बॉडी सेगमेंट कौन सा है? यह है अपर बॉडी सेगमेंट CRL जो 32 से 35 है। यह है लोअर बॉडी सेगमेंट जो 18 है, और दोनों को मिलाओ तो है CHL। तो अगर हम दोनों का रेशियो निकालें तो अपर बॉडी सेगमेंट तो लगभग है 32 सेंटीमीटर का, लोअर बॉडी सेगमेंट है 18 सेंटीमीटर का। दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा दोस्तों? 32 और 18 जोड़ दो, अपर और लोअर जोड़ दो, तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा क्राउन हील लेंथ, और ये टोटल बॉडी की लेंथ आ जाती है। तो जब मैं इसको रेशियो निकालता हूं तो इसका रेशियो क्या आएगा? देखो ये 32 से ही 18 है, 2 से काटो 9 बार, 2 से काटो 16 बार, अब 9 से काटो, 9 1 जा 9, यहाँ 9 1 जा 9, 16 में 9 का भाग दे दो, बहुत इजी, बहुत आसान। 9 1 जा 9, पीछे कितना बचेगा?
7 जीरो लगा के पॉइंट लगा दो, 9 7 जा 63, पीछे कितना बचेगा 7, जीरो लगा दो, 9 7 जा तो 1.77, मैं बोल सकता हूँ 1.8 या 1.7 भी रख सकता हूँ। तो ये जो रेशियो हो जाता है ये हो जाता है 1.7:1। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एट बर्थ रेशियो बताओ अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट का। तो आपका जवाब होगा प्यारे दोस्तों, रेशियो होता है 1.7:1। अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट का रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है 1.7:1। तो एट बर्थ तो ये रेशियो क्या होगा, एट बर्थ एग्जाम में पूछा जाएगा एट बर्थ ये रेशियो क्या होगा, एट बर्थ तो रेशियो होगा 1.7:1। उसके बाद में पूछा जाएगा 3 साल की उम्र पे 1.3:1। उसके बाद में पूछा जाएगा 7 साल की उम्र पे रेशियो हो जाता है 1:1। और उसके बाद में पूछा जाएगा कि उसके बाद में एडल्ट में, तो एडल्ट में उल्टा हो जाता है 2:1, 1:2। एडल्ट में क्या हो जाएगा 1:2। तो यहाँ पे देखो एट बर्थ जो है वो तो है 1.7:1, 3 साल की उम्र पे 1.3:1, 7 साल की उम्र पे 1:1 और उसके बाद में 1:2। तो एडल्ट में बिल्कुल उल्टा रेशियो है, न्यूबॉर्न बेबी में बिल्कुल। इसको उल्टा फुल्टा मत कर देना कि इसको पीछे कर दो उसको आगे कर दो। एग्जाम में ये गलती सबसे ज्यादा होती है कि उसने बोला कि लोअर और अपर या लोअर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आगे वाली रीडिंग है ये अपर बॉडी सेगमेंट है और ये जो पीछे वाली रीडिंग है ये लोअर बॉडी सेगमेंट है। एडल्ट तक जाते जाते ये इस तरीके का हो जाएगा 1:2। तो इसको 2:1 मत लिख देना, नहीं तो सब कुछ खोटा कर दोगे आते हुए भी। इस बात का ध्यान रखना, क्लियर है। तो ये सभी तरह के रेशियो आपको ध्यान रखने। छोटे बच्चे में होता है जन्म के समय अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट। सवाल ने यही पूछा था कि भाई भ्रूण की लंबाई कैसे लेंगे, तो ये क्राउन से हील तक ली जाती है और इसी को हम टोटल बॉडी लेंथ के नाम से जानते हैं। इसको आप सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हो, अपर बॉडी सेगमेंट बना सकते हो, लोअर बॉडी सेगमेंट बना सकते हो, अपर रेशियो बना सकते हो, लोअर रेशियो बना सकते हो। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पल्स में कौन सा एमाइनो एसिड होता है, दाल जो होती है ना दालें, उसमें कौन सा एमाइनो एसिड होता है, ये सवाल ने आपसे पूछा है। जवाब लिखे। मैं एक और इंफॉर्मेशन एक बार फिर से देना चाहूंगा, जिन भी बच्चों ने थ्योरी बैच पढ़ना है और CHO की स्पेशल थ्योरी बैच नया बैच 15 दिसंबर तक ज्वाइन कर सकते हैं। उत्कर्ष का नया CHO बैच, CHO नया बैच जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच 15 दिसंबर तक। तरीका दोनों है, आप इस बैच को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस बैच को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो इसका फीस है 10K 10,000 और पहले 100 बच्चों पे 1000 का क्या है यहाँ पे छूट है अगर आप पहले 100 बच्चों में रजिस्टर्ड होते हैं तो। और ऑनलाइन बैच जो होता है वो 3.5K का है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा। ऑनलाइन बैच की वैलिडिटी जो है वो 1 साल की रहती है प्यारे दोस्तों। और अगर आप ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करते हैं तो पूरा सिलेबस प्रिंटेड नोट्स के रूप में मिलेगा। सारी क्लासें जो है वो वहाँ पे रेगुलर होती है और आपको यहाँ पे हर संडे को OMR सीट पे टेस्ट प्रैक्टिस होती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑफलाइन बैच में वहाँ पे रहती है। तो इस तरीके का आप नया बैच 15 दिसंबर तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 1,000 रुपये की छूट है पहले 100 अभ्यर्थियों के ऊपर, 10K इसका टोटल फीस है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। ये CHO नया स्पेशल बैच है। ये जो सवाल है अम्ल जो है दाल में कौन सा एमाइनो अम्ल होता है, इसका जवाब आपको लिखना है वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में। आज का जो नोट्स सेट का दूसरा हमारा जो सेशन है वो शाम को 5:15 बजे है। नॉर्मली शाम को 4:15 बजे हमारी क्लास होती है, आज ये 4:15 नहीं होके शाम को 5:15 बजे है दोस्तों। तो आज का हमारा जो दूसरा सेशन है, सेकंड सेशन है, वो शाम को 5:15 बजे है। समय नोट कर दीजिएगा, शाम को कितने बजे है, 5:15 बजे है। इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। याद रखना जिंदगी में एक बात की, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए,
संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मिलते हैं दोबारा ठीक शाम को 5:15 बजे, और कल का CHO का सेशन होगा सुबह 6 बजे। 8 बजे नहीं, 6 बजे उठ जाना है कि नहीं है। कल का CHO का सेशन रहेगा सुबह 6 बजे। ये सेशन है शाम को 5:15 बजे। समय का ध्यान रखते रहना, टाइम बदलेगा, हमारा भी बदलेगा, एक दिन बदलेगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। बस उस एक दिन के लिए रोज मेहनत करते रहना, जुड़े रहना इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म से। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।